नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित विषय पढ़ाता हूं जो कि सीजी बोर्ड के अंतर्गत है। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2, जिसका हम आज प्रश्नावली क्रमांक 2 को हल करना चालू करेंगे। तो चलिए देखिए, ये पहला प्रश्न है हमारे पास प्रश्नावली क्रमांक 2 का। तो बोलता है, जांचिए अ व ब में कौन दिए गए समीकरणों के हल हैं। ठीक है, ये हमारे पास दो हल दिए गए हैं, यहाँ पर है एक अ और यहाँ पर वह। अब ये दोनों में चेक करना है कि कौन समीकरण का हल है। 1 2 3 4। ठीक है, ये चारों समीकरण को हम बारी बारी से चेक करेंगे कि कौन से समीकरण का हल अ है और कौन से समीकरण का हल ब है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पहले वाले को लेंगे। पहला में हमारा जो समीकरण है वो इस प्रकार से है, x + y = 7। ठीक है, इसको हम हल लिख लेंगे। हल लिखने के बाद आप यहाँ से दो कॉलम बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। उसके बाद एक तरफ जो अ है उसको हम लिखेंगे कि x = 2 और y = 5 के लिए इस तरफ देखेंगे, और x = -1 और y = 3। ठीक है, अब इन मानों को हम इस समीकरण में रखेंगे। यदि दोनों पक्ष बराबर आ गए तो समीकरण का वही हल होगा जिस मान से बराबर आएगा। ठीक है, तो इस समीकरण में हम लिखते हैं इसको, x + y = 7। ठीक है, अब x के जगह में 2 लिखेंगे, y के जगह में 5 लिखेंगे। इधर है 7, 5 और 2 क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, दोनों पक्ष बराबर हो गए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अतः इस समीकरण का हल क्या हुआ, ये वाला हुआ। ठीक है, x = 2, तो इसका उत्तर आएगा, यहाँ पे लिख दीजिए, अतः समीकरण का हल x = 2 y = 5 है। ठीक है, अब इस तरफ से देखते हैं इसी समीकरण को, x = y = 7। यहाँ पर x के जगह में हम लिखेंगे -1 और y के जगह में लिखेंगे 3। फिर ये हो गया 7, फिर -1 - 3 = 7। ये हो जाएगा 2 = 7। तो 2 7 के बराबर नहीं है। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वह राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो पहला समीकरण है इसका हल क्या है, हल है इसका आंसर में अ। ठीक है दोस्तों, ये वाला हो गया। अब हम दूसरा समीकरण को लेंगे, दूसरे वाले को, इसको। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक दोस्तों, दूसरे वाले को लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम दूसरा समीकरण है 2x - 5y = 13। यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद दो भागों में कॉलम बनाएंगे इस प्रकार से। कॉलम बनते ही इस तरफ हम याद करेंगे इस समीकरण का हल, x = 2 और y = 5 के लिए, और इधर x = -1 और y = 3 के लिए। ठीक है, चलिए मान को रखते हैं। पहले समीकरण को लिखेंगे, 2x - 5y = 13, और यहाँ पे x के जगह में 2 लिखेंगे, y के जगह में 5 लिखेंगे। ये हो गया 4, ये हो गया 25 और ये हो गया 13। तो 25 4 29 और ये हो गया 13। तो दोनों पक्ष बराबर नहीं है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये वाला हल नहीं है। अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो समीकरण है हमारा, उसे लिखिए, 2x - 5y = 13। x के जगह में लिखेंगे -1 और y के जगह में लिखेंगे 3। अब ये हो गया -2, फिर ये हो जाएगा -15। अब 15 में -2 गया तो बच गया 13। ठीक है, तो दोनों पक्ष क्या हो गए, इधर बराबर हो गए। अतः इस समीकरण का हल कौन सा वाला है, ये वाला है, मतलब आंसर इसका क्या आएगा, ब। ठीक है दोस्तों, ये वाला, इसे भी आप नोट कर लीजिए, ये भी बहुत आसान है। कैसे आप याद करेंगे, आगे बढ़ते हैं।
तीसरा वाले को इसके लिए ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे तीसरा है हमारा 2x ऋण 3y ऋण 11 और बराबर ऋण 11। यहाँ पे हल लिखकर इसे आप दो भाग में डिवाइड कर लेंगे। अब एक तरफ हम ज्ञात करेंगे x बराबर 2 और y बराबर 5 के लिए, और इधर ज्ञात करेंगे x बराबर ऋण 1 और y बराबर 3 के लिए। तो समीकरण को लिखते हैं 2x ऋण 3y बराबर ऋण 11। x के जगह में 2 लिखेंगे, y के जगह में 5 लिखेंगे, 4, फिर ये हो गया ऋण 15 बराबर ऋण 11। ऋण 15 में 4 गया तो ऋण 11 बचा। इधर भी क्या है, ऋण 11। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वह राइट हैंड साइड के बराबर है। अतः इस समीकरण का हल क्या हो गया, इस समीकरण का हल हमें इधर से मिल गया ठीक है, ये वाला। अब इसको इस तरफ से भी देखते हैं हल करके। 2x ऋण 3y बराबर ऋण 11। x के जगह में इधर ऋण 1 लिखेंगे, इधर y के जगह में 3 लिखेंगे, फिर ये हो जाएगा ऋण 2, ये हो जाएगा ऋण 9 बराबर ऋण 11, फिर ये हो गया ऋण 11 और ये भी हो गया ऋण 11। तो इस तरफ भी क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। तो इस समीकरण का जो हल है अ और ब दोनों हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों में क्या हो गया, दोनों मान से समीकरण संतुष्ट हुआ, दोनों पक्ष बराबर आ गए। अब हम चौथा वाले में आते हैं, चौथा को देखेंगे, इसे आप नोट कर लेंगे दोस्तों। लिखते हैं हम चौथा, ये वाला चौथा है 5x धन 3y बराबर 4। यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद दो भागों में से हम बांटेंगे। बांटने के बाद इस तरफ लिखते हैं कि हम इधर याद करेंगे x बराबर 2 और y बराबर 5 के लिए, और इधर याद करेंगे x बराबर ऋण 1 और y बराबर 3 के लिए। तो समीकरण को लिखते हैं 5x धन 3y बराबर 4। x के जगह में लिखेंगे 2, y के जगह में लिखेंगे 5, फिर ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 4। तो 25 बराबर 4 नहीं है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब ये वाला तो नहीं है इसका हल, इसमें देखते हैं। समीकरण को लिखेंगे 5x धन 3y बराबर 4। x के जगह में लिखेंगे ऋण 1, y के जगह में लिखेंगे 3, फिर ये हो जाएगा ऋण 5, फिर ये हो जाएगा धन 9 बराबर 4। और जब ऋण 5 में हम धन 9 में ऋण 5 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 4, और इधर भी है 4। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है बराबर हो गया किसके, राइट हैंड साइड के। तो यह जो समीकरण है, ये वाले जो मान है उसके लिए सत्य है, मतलब ये ब के लिए सत्य है। तो इसका आंसर में आप लिख देंगे कि ब के लिए सत्य है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही आसान है। इस तरह आपका ये प्रश्नावली क्रमांक 2 का पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ कक्षा 10वीं का गणित विषय। ठीक है दोस्तों, जो कि छत्तीसगढ़ बोर्ड के अंतर्गत है। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2, जिसमें हम आज हल करेंगे प्रश्नावली क्रमांक 2 के प्रश्न क्रमांक 2 को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 2, तो यह बोलता है कि जांचिए अ व ब में कौन दिए गए समीकरणों के हल हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 हल दिए गए हैं, अ और ब। ठीक है, और नीचे हमें प्रश्न दिए गए हैं।
1 2 3 4। तो इन चारों प्रश्नों में देखेंगे कि इनके जो हल हैं वे अ है या ब है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो पहले प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ पहला, और प्रश्न है हमारा 2x धन 5y बराबर 1, और नीचे में है 2x धन 3y बराबर 3। ठीक है, और हमारा जो अ है, मैं कलर उसका चेंज करके लिख देता हूँ। जो हमारा अ है, अ में हमें मान दिया है x बराबर 3 और y बराबर ऋण 1, और ब का जो मान है वह है x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। ठीक है, तो ये जो चार समीकरण हमें दिए हैं इनके हल अ है या ब है ये हमें बताना है। ठीक है, तो पता कैसे चलेगा? तो ये जो हल हैं x और y के मान जो हमें दिए गए हैं, इन्हें हम क्या करेंगे, इन समीकरणों में रख के देखेंगे। यदि समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, समीकरण के दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे, तब हम कहेंगे कि यह मान इस समीकरण को संतुष्ट करता है, इसलिए यही इसका हल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं इससे पहले दो भाग में बांट देता हूँ कुछ इस प्रकार से। ठीक है, आप भी बांट लेंगे अपने हिसाब से। अब चलिए यहाँ पे लिखते हैं, इस प्रश्न को मैं हल के रूप में लिखता हूँ। हल लिखने के बाद एक बार पुनः यहाँ पे और लिख लेता हूँ 2x धन 5y बराबर 1, फिर 2x धन 3y बराबर 3। ठीक है, इसको हम लोग a मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं b। और इसी प्रकार इधर भी मैं इस प्रश्न को लिखता हूँ 2x धन 5y बराबर 1, फिर b में है 2x धन 3y बराबर 3। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें चेक करेंगे इसको अ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ कि x बराबर 3 और y बराबर ऋण 1 लेने पर। ठीक है, और इधर क्या हम लेंगे, x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 लेने पर। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मान को रखेंगे। तो जैसे a वाले के लिए पहले लिखते हैं, तो 2 गुणा x के जगह में हम लिख देंगे 3 धन 5 गुणा y के जगह में लिख देंगे ऋण 1। ठीक है, फिर इधर है 1, ये हो गया 2 3 6 और धन ये धन और ऋण का गुणा ऋण 5 बराबर 1। ठीक है, तो 6 में 1 जाएगा, 5 जाएगा तो 1 बचेगा, और इधर भी 1 है। ठीक है, तो दोनों पक्ष क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो यह जो मान है, ठीक है, यह जो मान है इसके लिए जो दिया गया समीकरण वो संतुष्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि दिया, या अब बी वाले को भी हम चेक कर लेते हैं पहले। यहाँ पर इसे इस प्रकार से दर्शा देंगे कि बराबर आ गया। बी को चेक करते हैं, तो बी का मान है 2x धन 3y बराबर 3। एक के जगह में लिखेंगे हम 3, तो 2 गुणा 3 धन y के जगह में लिखेंगे ऋण 1। फिर ये हो जाएगा हमारा 2 3 6, फिर ये हो जाएगा धन और ऋण का गुणा ऋण, 3 एकम 3, फिर ये हो गया 3। तो देखिए जब 6 में 3 घटेगा तो क्या बचेगा, 3। तो दोनों पक्ष फिर से यहाँ क्या आ गए, बराबर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पर से बांट लेंगे तो आपको आसानी होगी। यहाँ हम लिख देंगे कि दिया गया समीकरण अ का मान है x बराबर 3 y बराबर ऋण 1। यहाँ पर दिया गया समीकरण का x बराबर 3 y बराबर ऋण 1 हल है, इस प्रकार से आप लिख देंगे। ठीक है, अब दूसरा वाला को हम यहाँ चेक करते हैं क्या यह दूसरे वाले के लिए भी सत्य है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले a को लिखता हूँ 2x धन 5y बराबर 1। यहाँ पे हम x की जगह में लिखेंगे 1/2 और y की जगह में लिखेंगे 1/3।
तो फिर ये हो जाएगा 2/2, या 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा हमारा 5/3। इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 3 गुणा 1 धन 5 गुणा 1/3 बराबर 1। 3 को उधर भेज देंगे, फिर ये हो जाएगा 3 धन 5 बराबर 3, ये हो जाएगा 8 बराबर 3। ठीक है, तो देखिए ये जो है 8 3 के बराबर नहीं रहता है। ठीक है, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। ठीक है, तो यह ब इसका हल नहीं है। आगे बी के लिए भी आप चेक कर लीजिए। बी हमें दिया है 2x धन 5y बराबर 1, 2x धन 5y बराबर 1। तो यहाँ पे हम x के जगह में 1/2 लिखेंगे, फिर y के जगह में 1/3 लिखेंगे। ये बी में हमारा 3y धन 3 दिया है, तो ये इस प्रकार से 2x धन 3y धन 3 हो जाएगा। उसके बाद ये 5 हट के 3। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1 धन 1 बराबर 1, तो 2 1 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं कि दिया गया समीकरण का x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 हल नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपका ये आया पूरा उत्तर। एक बार और अच्छे से देख लीजिए। हमने पहले क्या किया, जो ये वाला समीकरण दिया गया है उसे हमने चेक किया। हमने इसको पहले अ के लिए चेक किया, फिर ब के लिए चेक किया। ठीक है, तो ये हमारा अ के लिए हमने चेक किया तो हमें क्या मिला, ये वाला दोनों पक्ष इसका बराबर मिल गया और ये वाले का भी बराबर मिल गया। तो हमने बता दिया कि अ जो है ये समीकरण का हल है। ठीक है दोस्तों, आप नोट कर लीजिएगा। और जब हमने ब के लिए चेक किया, ये वाले के लिए जब हमने चेक किया तो हमें न ए में बराबर मिला दोनों पक्ष और ना ही यहाँ पे बी में हमें बराबर मिला दोनों पक्ष। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो समीकरण है, हमारा पहला वाला समीकरण है, ये जो हमारा समीकरण जो हमें दिया गया है, इसका हल क्या है, तो हल क्या है इसका अ है। ठीक है दोस्तों, अ इसका हल है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे ये प्रश्न क्रमांक जो हमारा 2 है इसको। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम दूसरा को हल करते हैं। तो उसके लिए हम दूसरे वाले को लिखेंगे। हमारा दूसरा जो प्रश्न है इस प्रकार है, ये वाला x धन y बराबर 5xy और इस 3x धन 2y बराबर 13xy। ठीक, इस तरफ भी लिख लेते हैं, x धन y बराबर 5xy और 3x धन 2y बराबर 13xy। इस प्रकार से लिखेंगे। फिर यहाँ हल लिख लेंगे, यहाँ भी हल लिख लेंगे। अब हम यहाँ इसमें हम अ के लिए चेक करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे अ x बराबर 3 y बराबर -1 लेने पर, और यहाँ हम लिखेंगे ब के लिए x बराबर 1/2 y बराबर 1/3 लेने पर। ठीक है, तो जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे ए को किस प्रकार से लिखेंगे, x की जगह में 3 आ जाएगा और y की जगह में हमारा -1 आ जाएगा। उसके बाद इधर 5, फिर x की जगह में 3, फिर y की जगह में -1 आ जाएगा। तो धन 3 में -1 घटेगा तो हमारे पास बचेगा धन 2, और यहाँ पे 5 3 15 और -1 का गुणा हुआ तो हो जाएगा यहाँ पे -15। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 और -15 बराबर नहीं है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब बी दूसरे वालों को भी चेक करते हैं। तो दूसरा वाला है हमारा 3x धन 2y बराबर 13xy। अब इसमें हम क्या करते हैं, 3 के जगह में हम लिख देंगे, x की जगह में लिख देंगे 3 और 2 की जगह में लिख देंगे -1। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद ये हो जाएगा गुणा होगा तो 9, फिर ये हो जाएगा -2
उसके बाद इधर 13 तिया 39 गुणा ऋण 1, ये हो जाएगा 9 ऋण 2 तो हो जाएगा 7। उसके बाद ये 39 तो हो जाएगा ऋण 39। ठीक है, तो देखिए 7 और ऋण 39 बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो आपका बायां पक्ष है, वह राइट हैंड साइड दायां पक्ष के बराबर नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अतः दिए गए समीकरण का हल x बराबर 3 y बराबर ऋण 1 नहीं है। ठीक है, अब ब के लिए चेक करते हैं इस समीकरण को, क्या इसका हल है, ब इसका हल या नहीं, इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे ए को पहले लिखते हैं, तो ए है हमारा x धन y बराबर 5xy, x की जगह हम लिखेंगे 1/2, y की जगह हम लिखेंगे 1/3। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद इसे हल करेंगे तो तिर्यक गुणा होगा, 3 का गुणा पहले 1 से होगा, फिर 2 का गुणा 1 से, फिर इन दोनों का आपस में गुणा, ऊपर 5 एकम 5 और नीचे का गुणा नीचे से, तो 2 तिया 6। इसको देखो 3 एकम 3, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, ये 5/6, ये हो गया दोनों पक्ष 5/6। ठीक है, तो देखिए आपके दोनों पक्ष यहाँ बराबर आ गए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब बी दूसरे वाले के लिए चेक करते हैं। तो हमारा बी है 3x धन 2y बराबर 13xy। ठीक, बी है हमारा 3x धन 2y बराबर 13xy। ठीक, तो इसको 3x के जगह में हम लिखेंगे 1/2 और y के जगह में लिखेंगे 1/3, इस प्रकार से। फिर इसे हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3/2, यानी हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा हमारा 13/6। ठीक है, इधर तिर्यक गुणा करेंगे, 3 का गुणा 3 से होगा, 2 का गुणा 2 से हो जाएगा, नीचे वालों का गुणा आपस में होगा। ठीक है, तिर्यक गुणा से अर्थ है पहले हम ऊपर का गुणा नीचे वाले से करते हैं, फिर नीचे का गुणा ऊपर वाले से करते हैं, फिर नीचे का गुणा नीचे से कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रहिएगा। अब इधर है हमारे पास 13/6, ये हो जाएगा 9 धन 4/6 मतलब 13/6, और ये हो जाएगा 9 4 13/6, ये भी आ जाएगा आपका 13/6। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए आपके दोनों पक्ष बराबर आ गए। आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अतः हम यहाँ लिखेंगे कि अतः दिए गए समीकरण का हल x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये आपका जो दूसरा प्रश्न है, इसका हल क्या मिला हमको, ये वाला मिला, ब वाला। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप एक बार नोट बना लेंगे, इसको अच्छे से लिख लेंगे, स्क्रीन को रोक के, वीडियो को रोक के, तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। तो तीसरा वाला हमारा ये वाला है, तो चलिए तीसरा प्रश्न को हम हल करते हैं इसे। दोस्तों सबसे पहले मैं प्रश्न क्रमांक 3 को लिख लूँ, जो कि हमारा इस प्रकार से है। तीसरा हमारा 2x ऋण 3y बराबर 9, 3x धन 7/y बराबर 2। इधर भी लिख लेते हैं इसको, 2x ऋण 3y बराबर 9, फिर है 3x धन 7y बराबर 2। ठीक है, इसे हम हल करेंगे इसे हम अ के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x बराबर 3 y बराबर ऋण 1 लेने पर। ठीक है, और इसे हम हल करने वाले हैं ब के लिए। तो यहाँ हम लिखेंगे कि x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 लेने पर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम मानों को रखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए में है हमारा 2x ऋण 3y बराबर 9, तो x की जगह हम 3 लिखेंगे, तो 2 गुणा 3 ऋण 3/y की जगह में ऋण 1 बराबर 9, ये हो जाएगा 6, फिर ये हो जाएगा धन, ऋण है ऋण 1 और बाहर में ऋण है इसलिए धन हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 3, ये होगा 9, फिर 6 और 3 हो गया 9, दोनों पक्ष हमारे बराबर हो गए।
यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक, अब बी वाले को देखते हैं। बी है हमारा 7x धन 3x धन 7y बराबर 2। 3x धन 7 बटे y बराबर 2। x की जगह में 3 लिख देंगे और y की जगह में 2 लिख देंगे, तो 3 3 हो जाएगा 9, फिर ये हो जाएगा 7 बटे 2 बराबर 2। फिर यह गुणा कर देंगे, इसके हर में कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे, फिर हो जाएगा 9 गुणा 2 धन 7 गुणा 1। तो y की जगह में 2 नहीं लिखेंगे हम लोग, y की जगह में ऋण 1 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऋण 1 आ जाएगा और जब ऋण 1 आएगा तो ये हो जाएगा हमारा ऋण। ठीक है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 7 में हम 9 में 7 को घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों पक्ष क्या हो गया हमारे बराबर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो दोस्तों हम लिख सकते हैं कि अतः दिए गए समीकरण का हल अ बराबर x का मान है 3 और y का मान ऋण 1 है। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इस समीकरण को हम ब के लिए चेक करते हैं। तो ब के लिए चेक करेंगे, सबसे पहले ए को लिखते हैं। ए बराबर है 2x ऋण 3 बटे y बराबर 9। एक की जगह हम लिखेंगे हम 1 बटे 2, तो 2 गुणा 1 बटे 2 ऋण 3 बटे y का मान है 1 बटे 3 बराबर 9। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1, फिर ये 3 ऊपर आ जाएगा, तो 3 गुणा 3 फिर हो जाएगा 9। तो देखिए 1 ऋण 9 बराबर 9, तो ऋण 8 बराबर 9, तो ऋण 8 और 9 बराबर नहीं होता है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बी को चेक करते हैं। तो बी का जो मान है हमारे पास 3x धन 7 बटे y बराबर 2 है। x की जगह में हम 1 बटे 2 लिखेंगे और y की जगह में हम 1 बटे 3 लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 3 बटे 2, फिर ये 3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 7 गुणा 3 बटे 1 बराबर 2, फिर ये हो जाएगा 3 बटे 2, ये हो जाएगा हमारा 21 बटे 1 2। ठीक है, फिर यह गुणा करेंगे 3 गुणा 1 धन 21 गुणा 2 बटे 2 बराबर 2। ठीक है, 2 को उधर भेज देंगे और ये 3 एकम 3 धन 21 दूनी 42, फिर ये हो जाएगा 2 गुणा 2, ये हो जाएगा हमारा 45, और ये हो जाएगा 4। तो 45 और 4 बराबर नहीं होते, इसलिए हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अतः दिए गए समीकरण का हल x बराबर 1 बटे 2 y बराबर 1 बटे 3 नहीं है। ठीक है, तो जब ये वाला नहीं है तो कौन सा वाला है, ये वाला है। ठीक है, तो ये ब जो है इसका हल नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसका जो समीकरण का हल है वो क्या है, अ है। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए दोस्तों, यहाँ तक का, और इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम एक क्वेश्चन और कर देते हैं। तीसरा का आपको दोनों तरीके से प्रॉपर मैं हल करके दिखाया हूँ, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी मत हो। स्टेप बाय स्टेप मैं हल करके आपको दिखाया हूँ। वीडियो को रोक कर आप नोट्स को तैयार अपना कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम ये चौथा वाले को हल करेंगे। इसका हम याद करेंगे कि उत्तर अ है कि ब है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए हम चौथा को हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे लिख लूँ हमारा चौथा प्रश्न को। तो ये है 2x धन 5y बराबर 8 बटे 3, और दूसरा में है 3x ऋण 2y बराबर 5 बटे 6। ठीक है, इधर भी लिख लेते हैं 2x धन 5y बराबर 8 बटे 3 और 3x ऋण 2y बराबर 5 बटे 6। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद हम यहाँ पे बता देते हैं कि अ के लिए चेक करेंगे तो x बराबर 3 और y बराबर ऋण 1 लेने पर। ठीक है, और इधर हम बता देते हैं कि हम इसे ब के लिए देखेंगे, जिसमें 1 बटे 2 x का मान रखेंगे और y का मान रखेंगे हम 1 बटे 3। तो यहाँ पे लिखेंगे लेने पर। ठीक है, अब इसके बाद पहले वाले को चेक करते हैं, जो हमारा a है 2x धन 5y बराबर 8 बटे 3। तो यहाँ x की जगह में 3 लिखते हैं, y की जगह में ऋण 1
ठीक है। अब आगे 2 तिया हो जाएगा 6, फिर ये हो जाएगा 5 का गुणा ऋण 1 से, तो ऋण 5 बराबर 8/3। तो ये आ जाएगा हमारा धन 1 और इधर है 8/3। ठीक है। तो देखिए आप कि यहाँ हमारे दोनों पक्ष बराबर नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज डज नॉट इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक दोस्तों। अब इसका बी को हम भी याद कर लेते हैं। बी में है हमारा प्रश्न 3x ऋण 2y बराबर 5/6। 3x ऋण 2y बराबर 5/6। तो x की जगह हम 3 लिखेंगे, y की जगह में ऋण 1 लिखेंगे। फिर इसे हल करेंगे तो 3 तिया हो जाएगा 9, ऋण और ऋण का गुणा धन 2 एकम 2, अब ये हो जाएगा 5/6। तो इधर आ गया हमारा 11 और इधर आ गया 5/6। ठीक है। तो ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। ठीक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड दोनों क्या है, बराबर नहीं है। ठीक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अतः दिए गए समीकरण का हल x बराबर 3 y बराबर ऋण 1 नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसे। तो अ वाला तो नहीं है इस समीकरण का हल। तो चलिए दोस्तों, इस ब को हम याद करें कि ब हो सकता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए को 2x धन 5y बराबर 8/3। तो यहाँ पर हम x की जगह हम लिखेंगे 1/2 और y की जगह हम लिखेंगे 1/3। 2 से 2 कट गया, यहाँ बचा 1 और ये हो जाएगा 5/3, ये हो गया 8/3। इसके हर में कुछ नहीं तो 1, क्रिया गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 3 गुणा 1, नीचे में लिख देते हैं 3 गुणा 1 धन 5 गुणा 1, फिर ये हो जाएगा 3 गुणा 1, ये हो जाएगा 8/3। 3 एकम 3, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 8/3। 5 और 3 8/3 और ये हो गया 8/3। ठीक है। तो आप देखिए कि इसमें दोनों पक्ष बराबर आ गए। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक। अब इसका बी को याद करते हैं। तो बी का जो मान है वो है 3x ऋण 2y बराबर 5/6। x की जगह में हम लिखेंगे दोस्तों 1/2, y की जगह में हम लिखेंगे 1/3, ये 5/6। फिर ये हो जाएगा 3/2, ऋण ये हो जाएगा 2/3, फिर ये हो जाएगा 5/6। फिर यह गुणा करेंगे, 3 का गुणा 3 से होगा ऋण, 2 का गुणा 2 से होगा, फिर नीचे हरों का गुणा आपस में होगा, ये हो जाएगा 5/6। ये हो जाएगा 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। 9 में 4 घट गया 5, नीचे में है 6। ठीक है। तो देखिए 5/6 5/6 दोनों पक्ष क्या आ गया, बराबर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसके दोनों पक्ष क्या आ गए, बराबर आ गए। तो हम लिखेंगे कि अतः दिए गए समीकरण का हल ब x बराबर 1/2, y बराबर 1/3 है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें आप नोट्स को अच्छे से वीडियो को रोक तो लिख लेंगे। ठीक है। आप लिख लेंगे वीडियो को रोक कर। ठीक है। तो इसमें हमें क्या पता चला कि ये ब अ जो है इसका हल नहीं है। ठीक है। अ नहीं है बल्कि ब इसका हल है। ठीक है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आप वीडियो को रोक कर अच्छे से नोट्स बना लेंगे। तो ये जो हमने चौथा सॉल्व किया इसका क्या है, ब उत्तर है। ठीक। तो इस प्रकार दोस्तों आपके प्रश्नावली क्रमांक 2 का प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट हुआ। ठीक। अब आगे हम प्रश्न क्रमांक 3 को पढ़ेंगे इसी प्रश्नावली का। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। प्रॉपर आप नोट्स बनाइए, एकदम स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको हल करके दिखाया ताकि आपको कहीं भी समझने में कोई भी परेशानी ना हो। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद विद्यार्थी तक पहुँचे जो कोचिंग वगैरह नहीं कर सकता है, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, तो उसके ये काम आए। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू।
और मैं आप लोग को क्लास 10th का मैथ्स पढ़ाता हूँ, ठीक है, जो कि सीजी बोर्ड का सिलेबस है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 2, जिसका नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण, अंग्रेजी में बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसका हम प्रश्नावली क्रमांक 2 को हल कर रहे हैं। तो प्रश्नावली क्रमांक 2 को हल करते हुए हम पहुंच चुके हैं प्रश्न क्रमांक 3 में। तो चलिए दोस्तों, इसमें हमें कुछ समीकरण दिए गए हैं, इसे हमें हल करना है। तो बोलता है निम्नलिखित समीकरणों को किसी भी विधि से हल कीजिए। कोई भी विधि से हल करना है। तो ये हमें 1 2 3 4 5 6 समीकरण दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो लंबा बन सकता है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप ही हल करता हूँ ताकि आपको कहीं भी डाउट ना आए। तो चलिए दोस्तों, इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे पहले समीकरण को। तो यहाँ पे हम पहला वाला हमारा समीकरण को लिखते हैं। तो x माइनस वाई बराबर ऋण 1 और 3x ऋण 2y बराबर 12, ये हमारा पहला समीकरण है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा हल। हल लिखने के बाद दोस्तों हम इसे चाहे तो विलोपन विधि से बना सकते हैं या फिर प्रतिस्थापन से। तो मैं आपको प्रतिस्थापन से इसे बना के दिखा रहा हूँ। ठीक, तो सबसे पहले हम हल लिखने के बाद लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, ठीक है। तो क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दोनों समीकरण को लिखेंगे x माइनस वाई बराबर ऋण 1, इसे हम मानेंगे ये समीकरण 1 है। और 3x ऋण 2y बराबर 12, इसे हम मानेंगे कि ये समीकरण 2 है, ठीक है। अब हम दोस्तों यहाँ समीकरण 1 में आ जाते हैं। समीकरण 1 में इसे हम पहले हल करते हैं। तो x माइनस वाई बराबर ऋण 1, ये है समीकरण। यहाँ से हम x को यहाँ रखेंगे, y को इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा धन y ऋण 1, ठीक है। धन को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा क्या आ गया, x का मान आ गया, ठीक है। तो इसे हम मान लेंगे कि ये समीकरण 3 है। अब इस समीकरण 3 से दोस्तों, ये जो x का मान है इसे हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर समीकरण 2 में, ठीक है, यहाँ पर, ठीक। तो चलिए रखिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, 3x ऋण 2y बराबर 12, जिसे हम लिखते हैं 3x ऋण 2y बराबर 12। और यहाँ पे x के जगह में लिखेंगे हम y ऋण 1, तो 3 गुणा y ऋण 1 ऋण 2y बराबर 12, ठीक है। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि x का मान हमने यहाँ y ऋण 1 लिखा है समीकरण 3 से, ठीक है। अब इसका गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 3y, फिर ये हो जाएगा ऋण 3, फिर ये 2y, ये हो गया 12, ठीक है। तो 3y में जब 2y घटेगा तो यहाँ पे बचेगा हमारा 1y और फिर ये है 12। तो y बराबर 12 धन 3, मतलब y का मान आ गया दोस्तों हम लोग के पास 15, ठीक। तो दोस्तों हमें मिल गया y का मान 15, ठीक है। इसे मैं लिख देता हूँ। तो y बराबर क्या मिल गया हमें, 15। तो इसे अब हम क्या मान लेते हैं, इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण 4, ठीक है। और इस y के मान को हम लोग क्या किसमें रख देंगे, यहाँ पे समीकरण 3 में, ठीक है। ये जो y का मान है समीकरण 4 में जो 15 मिला है उसे हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, समीकरण 3 में। तो चलिए दोस्तों रखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 क्या है हमारा, x बराबर y ऋण 1, ठीक है। यहाँ पे हम y का मान रखेंगे 15, तो ये हो गया 15 ऋण 1। अब ये 15 कैसे आया, तो यहाँ हमें बताना पड़ेगा कि y बराबर हमने 15 लिखा और कहाँ से लिखा, तो समीकरण 4 से, ठीक, ये ऊपर में। अब दोस्तों यहाँ पे x का क्या मान मिल गया हमको, 14, ठीक है। और y का क्या मान मिल गया, 15। तो समीकरण हल हो गया, ठीक है। तो समीकरण के हमें हल मिल गए। जो दो चर हैं उनके मान क्या हैं, x का मान है 14 और y का मान 15 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि अतः समीकरण का हल x बराबर 14 और y बराबर 15
है। ठीक है, अब दोस्तों ये आपका क्या हो गया, पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे हम एक चीज बोल सकते हैं कि जब हमें दोनों, जो ये एक्स है और ये वाई है, इन दोनों का मान यदि हमें अलग अलग मिला तो हम बोल सकते हैं कि जो रेखाएं हैं, ठीक है, या समीकरण का अद्वितीय हल होगा। ठीक है, समीकरण का अद्वितीय हल है। ठीक, और फिर तो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक है, इतना आप याद कर लें, कंप्लीट रखें। जब हमें एक्स और वाई का मान यदि अलग अलग मिले उस कंडीशन में समीकरण का क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। और रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करती हैं, और ये जो पॉइंट मिलता है हमें बिंदु बीच में, यही क्या है, हल है। तो ये बिंदु क्या है हमारा, 14 और 15 है, समझ लो। ठीक है दोस्तों, ये आपका पहला वाला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम आगे दूसरे प्रश्न को हल करते हैं, तो इसे आप नोट कर लेंगे अपने हिसाब से वीडियो को रोक के। तो बहुत ही आसान है, देखिए, पहले दोनों समीकरणों को लिखना है, फिर पक्षांतर करके एक्स का मान निकालना है, एक्स के मान को अगले समीकरण में रखना है, उससे वाई का मान निकल जाएगा। फिर वाई के मान को जो एक्स का मान रहेगा उसमें रखेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा। उसके बाद इस प्रकार से ये हल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले को हल करते हैं, हमारा ये दूसरा वाला को। तो चलिए प्रश्न को लिखते हैं। दूसरा हमारा x माइनस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 4y बराबर 6। ठीक है, अब इसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे हल। प्रश्न को देखिए, क्या इसमें हम कर सकते हैं गुणा भाग? हाँ, तो देखिए, समीकरण एक में 2 का गुणा कर सकते हैं, तो इसको हम लोग बना देते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि, ठीक है। अब चलिए, तो यहाँ पे दोनों समीकरणों को लिखते हैं। पहले लिखिए, यहाँ पे दिया गया है, इतना लिखने के बाद समीकरण को लिखिए, x माइनस 2y बराबर 5, 2x माइनस 4y बराबर 6। ठीक है, तो इसे हम लोग मानेंगे समीकरण 1 और इसे मानेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब आइए सबसे पहले समीकरण 1 में, समीकरण 1 को लिखिए। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम समीकरण 2 में ऐसा कुछ बनाएंगे गुणा करके कि इसमें से दोनों में से एक चर के बराबर हो जाता है, कि हम घटा के इसका उत्तर निकाल सकें। ठीक है, तो देखिए, यदि हम समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर यदि हम 2 का गुणा कर देंगे तो ये 2x और 4y बन जाएगा। ठीक है, नीचे की तरह यहाँ पे 2x और 4y है, फिर उसे हम जोड़ घटा के इसे आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि समीकरण के दोनों पक्षों में, समीकरण यहीं से लिख देते हैं, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर, ठीक है, कर सकते हैं 2 का गुणा, तो इस प्रकार से हो जाएगा 2 गुणा इसके जो समीकरण हमारा 1 है वो इस प्रकार से है। ठीक है, तो इधर भी 2 का गुणा हो जाएगा, इधर भी 2 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2x, फिर ये ऋण 4y, फिर ये कितना हो जाएगा 10। इसे मान लीजिए आप समीकरण 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये समीकरण 3 में ये समीकरण 2 को घटाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड से घटेगा, राइट हैंड साइड से घटेगा, तो इसे हम इस प्रकार से लिख देते हैं, 2x माइनस 4y 10। ठीक है, ये समीकरण 3 है, इसमें समीकरण 2 को घटाएंगे तो 2x ऋण 4y बराबर 6, 2x ऋण 4y बराबर 6। ठीक है, विलोपन विधि से हम इसे हल कर रहे हैं समीकरण को। ठीक, तो चिन्ह सबको दे दो, ये भी धन है, ये भी धन है, ये भी धन है, ये भी धन है। ठीक है, अब चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये अगर धन है, ये वाला यदि धन है तो ये क्या हो जाएगा, ऋण। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा धन का ऋण, ऋण का धन, और ये हो जाएगा ऋण।
ठीक, तो चलिए इसे घटाइए। तो देखिए 2x 2 आपस में कट गए, एक धन है एक ऋण है, वैसे 4y आपस में कट गए, एक धन है एक ऋण है। ठीक है, तो क्या मिला 0x। ठीक है, और क्या मिला हमें 0y। तो इससे क्या साबित हो रहा है, हमारे जो चर है उसका मान शून्य हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि समीकरण को हल करने पर चरों का मान शून्य हो रहा है, अतः समीकरण का कोई हल नहीं है। ठीक है, अब ये कोई हल नहीं है करके कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए जो अनुपात है उसे हम लगाएंगे A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, यहाँ पे 1/2, फिर 2 4 फिर 5 6, 1 2 2 4 5 6। ठीक है, 1/2 2/4 5/6 ये है। अब देखिए इसे हम कटा सकते हैं, 2 1 2 और 2 दूनी 4, ये 1/2 हो गया। ठीक है, तो ये 1/2 बराबर क्या हो गया, 1/2 बराबर 5/6। मतलब जो A1 A2 है वो B1 B2 के बराबर है। ठीक है, इससे क्या होता है, इस समीकरण का कोई हल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता देंगे कि अतः आप ये दर्शा भी सकते हैं कि A1 A2 बराबर B1 B2। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के समांतर हो गए। ठीक है, रेखा क्या बनेगा, समांतर बनेगा, लेकिन इसका क्या रहेगा, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि रेखा क्या है, इस प्रकार से जा रही है। ठीक है, जब इस प्रकार का कंडीशन आपके पास आए तो आप जान लेना कि जो रेखा है वो क्या रहेगा, समांतर। ठीक है दोस्तों, रेखा क्या रहेगी, समांतर रहेगी। तो रेखा जब इस प्रकार से जा रही है, ठीक है, कहीं पे प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, तो इसका क्या है, कोई हल ही नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः समीकरण का कोई हल नहीं है तथा रेखाएं समांतर हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि ये समीकरण का हल क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, और इससे पहले जब हमने पहले वाले प्रश्न में किया था तो उसमें क्या अद्वितीय हल निकला था, एक दूसरे को वो इस प्रकार से क्रॉस कर रहे थे, लेकिन इसमें क्रॉस नहीं कर रहा है, इसलिए हल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका दूसरा प्रश्न का यही रहेगा उत्तर। यहाँ तक आप बना के दिखा सकते हैं और यहाँ से आप समझा भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना बढ़ेंगे, तीसरा में। तो इसे आप एक बार नोट कर लेंगे वीडियो को रोक करके, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। चलिए आगे। तो चलिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न को हल करते हैं, तीसरा समीकरण को। तो इसे मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ। ये हमें दिया गया है x + y बराबर 6, x बराबर y धन 2, इसमें x का मान ही दे दिया गया है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हल। तो इसको हम लोग बना देते हैं विस्थापन विधि से। विस्थापन विधि, ठीक। इसके लिए सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को लिखेंगे जो दिया गया है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, दोनों समीकरणों को लिखेंगे। x + y बराबर 6, इसको मानेंगे हम समीकरण 1, और x बराबर y धन 2, इसको मानेंगे हम समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो समीकरण 2 में x का मान है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 2 से x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, अब इस मान को रखेंगे तो हमारा समीकरण 1 है x धन y बराबर 6, x का मान हो जाएगा y धन 2, फिर धन y बराबर 6, और ये कैसे आया तो यहाँ लिख देंगे हम x बराबर y धन 2। ठीक है, समीकरण से, समीकरण
एक 2 से, दोनों को जोड़ते हैं तो y और y मिलके 2y हो जाएंगे, 2y धन 2, ठीक है, हो जाएगा 6। फिर 2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 6 ऋण 2, 2y बराबर 4, y बराबर 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 4/2, y बराबर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो y का मान हो गया 2। ठीक है दोस्तों, ये हमें मिल गया y का मान 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक दोस्तों, अब क्या करेंगे कि ये जो समीकरण 3 है इसमें हमें y का मान मिला है, यहाँ पे हमें y का मान मिला है। ठीक, तो क्या करेंगे, इस y के मान को हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 से इसे हम रख देंगे समीकरण 2 में। कहाँ पर रखेंगे, समीकरण 2 में, यहाँ पर। ठीक है, तब हमें क्या मिल जाएगा, x का मान। तो चलिए लिखते हैं फिर y के मान को समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं कि समीकरण 3 से y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो हमारा समीकरण 2 है x बराबर y धन 2, और यहाँ पर हम y का मान जो हमें 2 मिला उसे हम लिखेंगे। ठीक है, ये कैसे आया, तो y बराबर 2, कहाँ से y बराबर 2, तो समीकरण 3 से। ठीक, तो x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें x का मान मिल जाएगा 4। ठीक, तो इस समीकरण के हमने दोनों चर राशि के मान ज्ञात कर लिए। तो x का मान मिला है हमें 4 और y का मान मिला है हमें 2। ठीक है, तो मिल गया समीकरण के 2 मान, मतलब क्या है, इसका अद्वितीय हल होगा। जो रेखाएं हैं वो क्या कर रही हैं, एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, जहाँ x का मान है 4 और y का मान है 2। ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं। अतः दिए गए समीकरण का हल x बराबर 4 y बराबर 2 है, तथा समीकरण के अद्वितीय हल हैं। अद्वितीय हल क्यों है, क्योंकि रेखा जब एक दूसरे को यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है तो आगे कहीं मिलेगी नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे और एवं रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह से आपका क्या हुआ, ये पूर्ण हो गया आपका समीकरण 3 जो हमें दिया गया है उसका ये हल है। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न होगा, इसे आप नोट कर लेंगे वीडियो को रोक करके, कोई दिक्कत नहीं है आपको समझने में, एकदम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हल करके दिखाता हूँ ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। ठीक, तो ये हमारा हो गया तीसरा वाला। अब हम हल करेंगे चौथा। ठीक है, तो चलिए समीकरण को लिखते हैं। तो देखिए क्या है, हमारा चौथा वाला को लिखते हैं। तो ये है हमारा 5x ऋण 8y बराबर ऋण 1, और नीचे है 3x ऋण 24/5y धन 3/5 बराबर 0। ये हमारे पास समीकरण है। ठीक है, तो इसको चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हल, यहाँ पे लिख देते हैं दिया गया है 5x ऋण 8y बराबर ऋण 1, 3x ऋण 24y/5 घन 3/5 बराबर 0। इसे हम मानेंगे समीकरण 1 और इसे मानेंगे हम समीकरण 2। ठीक, अब देखिए इसमें यदि आपको समझ में आ रहा है कि इसे विलोपन विधि से बनाएंगे तो क्या आएगा, दिक्कत आएगा, है नहीं, क्योंकि किसका गुणा भाग करेंगे कि दोनों में से एक चीज़ बराबर हो जाए, है ना। देखिए तो अगर इसको 3 बनाएंगे, अगर इसको बनाएंगे तो 6 बनेगा ऊपर वाला। तो इसलिए इसे हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से ही बनाते हैं, अपना विस्थापन विधि से ही। यहाँ पर मैं लिखता हूँ विस्थापन विधि, ताकि आपको पता चले कि हम कौन से विधि से बना रहे हैं। तो चलिए पहले हम समीकरण 1 को लेते हैं। ठीक है,
समीकरण 1 में इसमें क्या करते हैं, हम x का मान निकालते हैं। समीकरण 1 को लिखिए पहले, 5x ऋण 8y बराबर ऋण 1। ठीक, अब 5x बराबर ऋण 1, फिर ये वाला 8y इधर आके धन 8y, और x का मान यदि लिखेंगे तो ऋण 1 धन 8y बटे क्या आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। ठीक है, इसे मान लो आप समीकरण 3। अब समीकरण 3 से क्या करेंगे, ये जो x का मान है, ठीक है, ये जो x का मान है इसे हम यहाँ पर रखेंगे समीकरण 2 में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर रखिए, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, आपका नंबर कभी नहीं कटेगा। रखते हैं मान को, तो हमारा जो समीकरण 2 है वो इस प्रकार है, 3x ऋण 24 बटे 5y, 3x ऋण 24y बटे 5, फिर है ये धन 3 बटे 5 बराबर 0। यहाँ हम x के मान को रखेंगे, ये हो जाएगा 3, ये गुणा ऋण 1 धन 8y बटे 5। ठीक है, ये x का मान हो गया ऋण 24y बटे 5, ऋण 3 धन 3 बटे 5 बराबर 0। अब देखिए कि यहाँ भी हर में 5 है, यहाँ भी हर में 5 है, और यहाँ भी हर में 5 है। ठीक है, तो जब हर बराबर होता है क्या करते हैं, उसको हम एक बार लिख देते हैं। तो चलिए उसे आपस में मिलाकर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 गुणा ऋण 1 धन 8y ऋण 24y धन 3, और इसको हम मिला के एक बार लिख देंगे सबके लिए 5, और इधर है 0। ठीक है, ऊपर का गुणा करते हैं तो ऋण 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये हो जाएगा धन 8 तिया 24y, फिर यहाँ पर है 24y, और यहाँ पर क्या है धन 3, और ये 5 को क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, शून्य के साथ गुणा हो जाएगा वो जाके। अब यहाँ पर देखिए आप, एक ऋण 3 है, एक धन 3 है, कट गया। एक ऋण 24y है, एक धन 24y है, क्या है मतलब कट गया। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जो चर राशि है एक्स वाई, समीकरण का मान क्या हो जा रहा है, यहाँ पे शून्य हो जा रहा है। ठीक है, मतलब क्या है, समीकरण का कोई भी हल नहीं है। ठीक है दोस्तों, या फिर समीकरण का अनेक हल है। तो इसको हम लोग चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ से हम एक लाइन लिख देंगे कि समीकरण शून्य हो गया, अतः अब हम यहाँ पे जो फार्मूला है उसे लगाएंगे हम, A1A2 जो अनुपात वाला है, जिसे हम याद करेंगे कि इसका मुख्य जो चीज़ है वो क्या है, जो रेखाएं हो किस प्रकार से बनेंगे इस समीकरण का, उसे हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 5/3, फिर यहाँ पर हमारा 8 24/5, फिर 1 3/5। ठीक है, तो इसका मान को हम लोग लेके चलते हैं। तो हमारे में है यहाँ पे 8 के बाद यहाँ पे है 3, A1A2 का मान है, नहीं यहाँ पर है 5/3, देखते हैं। ये देखिए, ये वाला जो है ना, ये यहाँ से होता है, ये A1 है तो ये A2 है, और ये B1 है तो ये क्या है B2 है, और ये B3 है तो ये क्या है B3 है या B2 है, ये B1 है और ये B2 है। ठीक है, तो इस मानों को लिखते हैं, तो यहाँ 5/3 आ जाएगा, 5/3 लिख देते हैं, 5/3 हो गया। फिर लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे B1 B2 को, तो 8, फिर है 24/5, 8 फिर 24/5। ठीक, उसके बाद इधर है C1 C2 का मान है, ये C1 C2 है।
ऋण 1/3/5, ऋण चिन्ह को नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, 3/5, ठीक है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो ये हो गया हमारा 5/3। अब यहाँ पर देखिए इसके बटे में कुछ नहीं है तो ये पहले लिखा है 8/1, फिर ये 5 ऊपर जाएगा, नीचे 24। भिन्न जब पढ़ोगे आप, या मैं पढ़ा दिया हूँ, आप जाके देखना, क्लास 7 चैप्टर में भिन्न पढ़ाया हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आपको अच्छे से एकदम समझ आ जाएगा, छत्तीसगढ़ी भाषा में बना है वीडियो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/1, फिर ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये 3 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 5/3। इसको देखिए ये कट गया, 8 एकम 8, 8 तिया 24, ठीक है। अब ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 3 एकम 3, और ये भी 5 एकम 5 और 3 एकम 3। मतलब क्या है, देखो तीनों क्या आ गया, बराबर आ गया आपका। A1 A2 B1 B2 C1 C2, तीनों क्या है, आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में हम बताएंगे कि अतः इसमें क्या होता है, इसमें क्या है कि एक ही रेखा बनती है, समपाती एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो ये कई जगह में ऐसे मान लो ये ग्राफ है, ये आपका मान लो ये ग्राफ है, ठीक है। तो जो रेखा बनेगी वो एक ही रेखा बनेगी एक दूसरे के ऊपर, और ये अपने आप को एक कई बिंदु पर ऐसे क्या है, काटेगी, दो रेखा एक्स और वाई, ठीक। तो इस कंडीशन में हम लिखेंगे कि अतः समीकरण के अनेक हल होंगे और रेखाएं समपाती होगी, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये आपका उत्तर रहेगा, ठीक। तो इसे अवश्य आप अच्छे से नोट कर लें, ठीक। ये आप, इसको मैं आपको नहीं बताया था, ये होता है A1 A2, ये B1 B2 और ये C1 C2, ठीक। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि रेखा हम इनके मानों को रख के ज्ञात करते हैं कि कौन किसके बराबर है, तब हमें पता चलता है कि रेखा प्रतिच्छेदी है या समांतर है या समपाती है, ठीक है। तो ये सब कंडीशन है, तो आप इसे नोट जरूर कर लें ताकि आपको याद रहे। वीडियो को रोक करके यहाँ तक आपका हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा है प्रश्न 5, ठीक। तो इसको मैं लिखता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने 5वां समीकरण हमारा ये वाला लिख लिया है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूँगा हल। हल लिखने के बाद हम लिखेंगे दिया गया है। इसके बाद जो समीकरण हमें दिया गया है इसे हम लिखेंगे 3x ऋण 4y ऋण 1 बराबर 0। इसे हम मानेंगे कि समीकरण 1 है। 2x ऋण 8/3y धन 5 बराबर 0। इसे हम मानेंगे कि समीकरण 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं। समीकरण 1 में क्या है हमारा समीकरण 1, ऐसे आपको जमाते हुए लिखना है तभी आपको पूरा नंबर मिलेंगे, ठीक। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब 3x को इधर रखेंगे, बाकी को उधर, तो हो जाएगा 4y धन 1, ठीक है। दोनों धन हो जाएंगे। x को यहाँ रखेंगे, फिर 4y धन 1, 3 क्या आ जाएगा इधर। यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हैं पक्षांतर करने पर, ठीक। तो ये हमें क्या मिल गया, x का मान मिल गया। इसे आप मान लेंगे कि समीकरण 3 है। अब इस समीकरण 3 से समीकरण 2 में x के मान को रखने पर, ठीक है, मान को समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है उसे हम लिखते हैं 2x ऋण 8/3y धन 5, 2x ऋण 8y/3 धन 5 बराबर 0। इसमें हम x का मान रखेंगे, x 2 गुणा क्या है x का मान 4y धन 3/3, ठीक, ऋण 8y/3 धन 5 बराबर 0। अब गुणा करते हैं तो 2 चौके हो जाएगा 8y, फिर
2 तिया 6, ठीक, ऋण 8y बटे 3 धन 5 बराबर 0। ये दोनों का हर बराबर है आपस में, इसको मिला के लिखते हैं 8y धन 6 ऋण 8y बटे 3 धन 5 0। अब यहाँ पर देखिए कि एक धन y एक ऋण y कट गया, ठीक है, मतलब क्या हो गया, चर राशि का मान यहाँ पे शून्य हो गया। अब ये समीकरण किसका मान याद करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि चर समीकरण में चर राशि का मान शून्य हो गया। अतः अब हम याद करेंगे कि इसका जो रेखा है समीकरण का वो किस प्रकार बनेगा, ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2, ठीक है। यहाँ पे मिल जाएंगे आपको मान, यहाँ में ये है A1 B1 C1 A2 B2 C2, 3 बटे 2, फिर है 4 8 बटे 3, ये हमारा 3 बटे 2, फिर यह है 4 8 बटे 3, फिर 1 बटे 5 1 बटे 5 3 बटे 2, ये ऐसे लिखा जाएगा 4 बटे 1, ये 3 ऊपर जाएगा 8 नीचे आ जाएगा 1 बटे 5, ठीक, 3 बटे 2, ये कट जाएगा 2 दूनी 4 और 2 चौका 8, और फिर से कट जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो देखिए क्या आ जाएगा 3 बटे 2 यहाँ पे बचा हमारा, तो यहाँ पे ये वाला 3 बच गया ऊपर में और ये वाला 2 नीचे में, तो हो जाएगा 3 बटे 2, फिर यह 1 बटे 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि A1 A2 और B1 B2 इसका मान क्या है, बराबर है। ये देखिए आप यहाँ से दोनों क्या है आपस में बराबर है, तो जो रेखाएं बनेंगी क्या बनेगी, समांतर बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि और समीकरण का क्या रहेगा, कोई हल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ये आगे जाके कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, ठीक है। तो रेखाएं क्या रहेंगी, समांतर। इस प्रकार से आपका 2 रेखा समांतर रहेगा और आगे प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, ठीक है, ये x का y का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अतः समीकरण का कोई हल नहीं है, रेखाएं समांतर है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीक़ा से ये आपका 5वां समीकरण भी बन गया, इसका हल निकाल लिए कि इसका कोई हल नहीं है, रेखा समांतर बनेगी। तो चलिए दोस्तों इसे आप नोट कर लेंगे। आप वीडियो को बार बार देखें, एक बार नहीं 2 बार देखें, आपके स्पीड के हिसाब से देखें, कम ज़्यादा करके देखें, प्रॉपर आप नोट्स बनाएं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो इसे आप वीडियो को पॉज करके देख लेंगे, ठीक। तो चलिए अब अंतिम जो है हमारा 6वां समीकरण, इसे हम बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसे हम पहले लिख लेते हैं। छठवां समीकरण, छठवां है हमारा x धन 2y बराबर 8, फिर यह है 2x धन 4y बराबर 16, ठीक है। इसको हम चाहें तो विलोपन विधि से बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, क्योंकि देखने से पता चल रहेगा यहाँ 2 का गुणा किया जाए तो ये 2x से 4 बार ये 16y हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम विलोपन विधि से बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ हल। हल लिखने के बाद विलोपन विधि, ठीक है, विलोपन विधि द्वारा क्या करेंगे, इसका हम हल करेंगे, ठीक। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम, दिया गया है, जो समीकरण हमें दिया गया उसे लिखेंगे दिया गया है, ठीक है। क्या है, दोनों समीकरण को लिखेंगे।
एक्स धन 2y बराबर 8, 2x धन 4y बराबर 16। ठीक है, तो इसको मान लेंगे हम समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर। ठीक है, तो चलिए 2 का गुणा करते हैं उसके दोनों समीकरण 1 के दोनों पक्षों में। तो ये है x धन 2y, ये हो गया 8। ठीक, इधर भी 2 का गुणा कर देते हैं और इधर भी 2 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 2x धन 4y बराबर 16, समीकरण 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि दोनों समीकरण तो आपस में बराबर हैं। ठीक है, और यदि हम दोनों को घटा देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं कि समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, तो कैसे घटेगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट से, राइट वाला राइट से। तो समीकरण 3 को पहले लिखते हैं और समीकरण 2, दोनों के दोनों समीकरण बराबर हो गए हैं। तो देखिए कैसे घटेगा, 2x धन 4y बराबर 16, 2x धन 4y बराबर 16। ठीक है, तो चिन्ह को विशेष इसमें ध्यान देना पड़ता है। ये धन है तो यहाँ ऋण, ये धन है तो यहाँ ऋण, और ये भी दोनों धन है तो यहाँ ऋण लेंगे। ठीक है, ये बताता है हमें कि ये जो चिन्ह है ये हमें क्या बता देता है कि हमें कौन सा क्रिया करना है। ठीक है, और जो बड़ा है उसमें बड़ा का चिन्ह लगेगा। तो देखो ये धन 2x ऋण 2x कट गया, धन 4y ऋण 4y कट गया, धन 16 ऋण 16 कट गया। तो क्या हो गया, समीकरण का मान हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि समीकरण 0, समीकरण का मान 0 हो गया। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि दोनों समीकरण का मान बराबर होता है, तो दोनों रेखा का मान भी बराबर होता है। तो इससे क्या होगा कि जो रेखाएं बनेंगी वो क्या बनेंगी, समपाती बनेंगी। ठीक है, तो जैसे ग्राफ आप लेंगे, ठीक है, ये आपको ग्राफ समझ लीजिए। तो इसमें क्या होता है कि ये एक आपका रेखा बनेगा केवल। ठीक है, और ये अपने आप को एक 2 है ना, एक एक्स का है, ये कई जगह में अपने आप को क्या करता है, ऐसे काटता है। तो हर पॉइंट में जितना पॉइंट एक्स का वहाँ पे निकलेगा उतना पॉइंट वाई का निकलेगा। ठीक है, तो एक दूसरे को घटा क्या कर रहा है, पूरा पूरा शून्य कर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, आप चाहे तो ग्राफ बना के भी ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि समीकरण का मान 0 हो गया, अतः समीकरण के अनेक हल होंगे। ठीक है, इसमें हमें चेक भी करके आपको दिखा देंगे, होंगे तथा रेखाएं समपाती होंगी। ठीक है, जैसे आपको चेक करना है। ठीक है, तो उसके लिए वही फार्मूला है, A1/A2, B1/B2, C1/C2। इनमें मान को रखिए आप, उसके बाद देखिए कि तीनों का मान इक्वल आएगा। ठीक है, तीनों का मान इक्वल आएगा तब क्या होगा, समपाती हो जाएगा। तो देखो क्या है ये, x धन 2y बराबर 8। ठीक है, तो एकदम सेम है, ये इसका मान है 1 और इसका मान है 2 और इसका मान है 8। ठीक है, तो वैसे ही इसका मान यहाँ पर है, फिर ये वाला 16 है और ये वाला फिर 4 है और ये वाला फिर है 2 है। ठीक, तो देखिए सब कर जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो सबका मान क्या हो गया, 1/2, 1/2, 1/2। A1 बराबर A2 बराबर, यहाँ पे B2 आएगा, B1 आएगा, C1 नीचे रहेगा आपका B2 और ये C2। तो ये क्या है, आपस में बराबर हो गए। ठीक है, तो इसलिए इसका क्या है, अनेक हल है समीकरण का। ठीक है, जो रेखा है वो कई पॉइंट पर अपने आप को एक दूसरे पर काटेगी, क्योंकि इसी में x का रेखा है, यही y का रेखा है। तो जितना पॉइंट x का मिलेगा रेखा में उतना पॉइंट y का भी मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीक़े से आपका ये आपका 6 वाला ही कंप्लीट हुआ। तो इस तरीक़े से आपका जो प्रश्नावली 2 था, ये वाला प्रश्नावली 2 है, तो इसके जो तीसरे प्रश्न हैं वे केवल सॉल्व हो चुके हैं।
ठीक है, किसी से विधि से बोला तो हमने इसमें दो विधियों का उपयोग किया। एक हमने प्रतिस्थापन विस्थापन से बनाया और एक हमने विलोपन से बनाया। ठीक है, और मैंने साथ ही ग्राफिकली भी आपको समझाया ग्राफ के माध्यम से कि कौन से कंडीशंस में कैसी स्ट्रेट लाइन हमारी रेखा बनती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जो आपको समझाने का प्रयास किया हूँ वो आपको समझ में आया है। ठीक है, तो एक बार नोट्स बना लेंगे आप ये 6 वाले का। मैं इसको धीरे धीरे एक्सप्लोर कर देता हूँ। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। तो दोस्तों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ जो आपको समझाया हूँ एक बारीकी से स्टेप बाय स्टेप देखिए आपको समझ में आया। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उन लोगों का तक जो प्राइवेट स्कूल वगैरह में नहीं पढ़ते हैं, जो कोचिंग का फीस नहीं दे सकते हैं। ठीक है, मतलब पुअर स्टूडेंट, गरीब बच्चों तक। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को क्लास 10 का मैथ्स पढ़ाता हूँ, गणित विषय, जो कि सीजी बोर्ड का है। ठीक, तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2, जिसका नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण, अंग्रेजी में बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके अंतर्गत हम प्रश्नावली 2 को हल कर रहे हैं। तो हम प्रश्न क्रमांक 4 में पहुंचे हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 4 को हम हल करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 4 कहता है निम्नलिखित समीकरण निकाल को दिए गए चरों के लिए हल कीजिए। ठीक है, किसके लिए हल करना है? चरों के लिए। एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 समीकरण हैं, चारों समीकरण को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ पहला समीकरण, एक्स धन वाई बराबर 7, एक्स ऋण वाई बराबर ऋण 1। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद लिखेंगे दिया गया है। इसके बाद समीकरणों को लिखेंगे एक्स धन वाई बराबर 7, एक्स ऋण वाई बराबर ऋण 1। इसे मानेंगे समीकरण 1, इसे मानेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब हम समीकरण 1 से समीकरण 1 में x का मान याद कर लेंगे। तो x धन y बराबर 7 है, तो x का मान क्या आ जाएगा? 7 ऋण y। ठीक, ये आ गया x का मान। इसे मान लो आप समीकरण 3। अब क्या करेंगे? समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, मान को रखेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर ऋण 1। x का मान लिखेंगे 7 ऋण y, फिर पहले से ऋण y ऋण 1। यहाँ पर बता देंगे कि चूंकि हमने x बराबर 7 ऋण y लिखा है समीकरण 3 से। ठीक, अब इसे हल कीजिए तो ये हो जाएगा 7 ऋण 2y बराबर ऋण 1, ऋण 2y बराबर ऋण 1। 7 को इधर लाएंगे, ऋण 7 हो जाएगा। फिर ऋण 2y बराबर ये हो जाएगा ऋण 8। दोनों पक्ष में ऋण का चिन्ह है, दोनों कट जाएगा। तो 2y बराबर 8। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बताने के लिए कि दोनों पक्षों में ऋण 1 का गुणा करने पर। ठीक है, जब दोनों पक्षों में ऋण 1 का गुणा हुआ तो दोनों ऋण कट गए। तो इस तरह y बराबर ये हो जाएगा 8/2, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौका 8। तो y का मान आ गया हमारे पास 4। ठीक, y का मान आ गया 4, इसे मानिए आप समीकरण 4। ठीक है, अब समीकरण 4 से y के मान को समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 हमारा क्या है? ये x बराबर 7 ऋण y, x बराबर 7 ऋण y, y का मान यहाँ पे लिखेंगे हम 4, x का मान आ गया 3। ठीक है दोस्तों, तो समीकरण का हल क्या है? अतः समीकरण
का हल x बराबर 3 y बराबर 4 है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, केवल स्टेप बाय स्टेप आप इसे विस्थापन विधि से बना सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों इसे आप नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके, रोक करके। तो चलिए अब आगे अगले समीकरण में बढ़ते हैं। तो जो दूसरा दिया है इसे हम बनाएंगे, इसे मैं लिखता हूँ। दूसरा है 2x धन y बराबर 8, x ऋण 2y बराबर ऋण 1। ठीक है, इसे लिखते हैं हम हल। हल लिखने के बाद लिखेंगे दिया गया है, जो दिया है उसे लिखेंगे दोनों समीकरणों को। 2x धन y बराबर 8, इसे मानिए समीकरण 1। फिर x ऋण 2y बराबर ऋण 1, इसे मानिए समीकरण 2। ठीक है, तो देखिए इसमें यदि हम ऊपर वाले में 2 का गुणा करेंगे, ऊपर में यदि 2 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे इसी विधि से बनाते हैं। x धन y है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, या फिर समीकरण 2 को पहले ले लेते हैं। समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में देखिए x का मान निकाल लेते हैं, यहीं से आसान पड़ेगा, छोटा है तो। x बराबर हो जाएगा ऋण 2 धन 2y। ठीक है, यहाँ से दोस्तों ऐसे मान निकालेंगे, इसे मान लेंगे हम समीकरण 3। अब समीकरण 3 से समीकरण 1 में रखेंगे x के मान को, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, 2x धन y बराबर 8, 2x धन y बराबर 8। x का मान रखेंगे तो 2 गुणा ऋण 1 धन 2y धन y बराबर 8, इस प्रकार लिखाएगा। x का मान रख दिए, अब गुणा कर देंगे तो 2 का गुणा 1 से ऋण 2 धन 2 का गुणा 2y से, तो 4y, फिर धन y बराबर 8। फिर ये हमारा हो जाएगा ऋण 2 धन 5y बराबर 8, और 5y बराबर ये आपका हो जाएगा 8 धन 2, फिर ये y बराबर 10/5, मतलब 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो y का क्या मान मिल गया, y का मान मिल गया दोस्तों 2। ठीक है, इसे आप मान लीजिए समीकरण 4 है। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 से y के मान को किस में रख देंगे, समीकरण 3 में, तो x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 4 से y के मान को समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो हमारा समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है x बराबर ऋण 1 धन 2y, x बराबर ऋण 1 धन 2y, x बराबर ऋण 1 धन 2, y का मान भी है 2, x बराबर ऋण 1 धन 4, x बराबर 3। ठीक है दोस्तों, तो y का मान मिला 2, x का मान मिला 3। अतः समीकरण का हल x बराबर 2 y बराबर 3 है। ठीक है दोस्तों, ये आपका दूसरा वाला भी हो गया, बन गया। आप इसे नोट कर लेंगे वीडियो को रोक करके, स्टेप बाय स्टेप ही लिखेंगे, तभी आपको परीक्षा में आपको पूरे नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब तीसरा को हल कर, तो चलिए दोस्तों हम ये अब तीसरा वाले को हल करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने प्रश्न को लिख लिया है, प्रश्न को मैंने लिख लिया है, इस प्रकार से दिया गया है करके, और दोनों ही प्रश्नों को हम समीकरण 1 और 2 मान लेंगे, और फिर यहाँ से हम आएंगे समीकरण 1 में। इसमें हम लिखेंगे 4x धन 3y बराबर 5। ठीक है, यहाँ से x का मान निकालते हैं, तो x को इधर रखेंगे, 5 3y धन में है तो इधर आके ऋण हो गया, और 4 x के साथ गुणा हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा भाग।
तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया समीकरण 3 एक्स का मान। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि समीकरण 3 से एक्स के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ x का मान हम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 5 ऋण 3y बटे 4 फिर ऋण y बराबर 2। अब इसे थोड़ा हल करेंगे, ऊपर का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 10, फिर ये हो जाएगा 6y, नीचे में हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका y बटे 2। ठीक है, फिर हम हर को बराबर करने के लिए 10 ऋण 6y बटे 4, यहाँ पर हम हर को बराबर करने के लिए 4 का गुणा कर देंगे इसके अंश और हर में। ठीक है, y बटा 1 बराबर 2, फिर ये हो जाएगा 10 ऋण 6y बटे 4 माइनस ये हो जाएगा आपका 4y फिर बटे 4 बराबर 2। फिर इसमें मिला के लिखेंगे एक साथ, तो 10 ऋण 6y ऋण 4y बटे 4 बराबर 2 हो जाएगा 10, दोनों फिर क्या हो जाएंगे, 6 और 4 दोनों जुड़ जाएंगे तो ऋण 10y हो जाएगा बटे 4 2। उसके बाद 4 को उधर भेज देंगे तो 10 ऋण 10y बराबर 8 हो जाएगा, क्योंकि 4 गुणा 2 ऐसे हो जाएगा। फिर 10 ऋण 10y बराबर 8, 10 को उधर भेज देंगे, y बराबर 8 माइनस 10 ऋण 10y बराबर 8 माइनस 10 ऋण 10y बराबर यहाँ पर हो जाएगा ऋण 2, दोनों पक्ष में ऋण है, दोनों में ऋण का 1 का गुणा कर देंगे, कट जाएगा। फिर यहाँ पे बचा 10y बराबर 2y का मान लिखेंगे 2, नीचे आएगा 10। फिर ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, और यदि हम 1 में 5 का भाग देंगे, ठीक है, 5 का भाग देंगे यदि, तो क्या मिलेगा 0। ठीक है, और 0 बार पढ़ेंगे तो 1 उतरा 0.10, फिर 5 बन गया 0.2 मिला, कट गया, तो y का मान क्या मिला हमको 0.2। यहाँ पे हम लिख देंगे कि y का मान 0.2 है। ठीक, ये हमारे ख्याल से समीकरण 4 है। अब समीकरण 4 से y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ कि समीकरण 4 से y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 3 क्या है, हम उसको लिखते हैं x के मान, x बराबर 5 ऋण 3y बटे 4, x बराबर 5 y ऋण 3 बटे 4 ये है। अब हम इसमें y का मान रखेंगे 0.2। ठीक है दोस्तों, तो x बराबर 5 गुणा 0.2 ऋण 3 बटे 4। ठीक है, तो पहले 5 और 0.2 का गुणा होगा तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 8 में 1 और 2 शून्य शून्य, तो ये आ जाएगा 1.1। तो चलिए दोस्तों y के मान को रखते हैं समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 है हमारा 5 ऋण 3y बटे 4। ठीक है, ये किसके बराबर है, x के। अब मान को रखते हैं y का, तो x बराबर 5 ऋण 3 गुणा 0.2 बटे 4, x का मान है 5 ऋण 3 गुणा 0.2 कितना होता है ये आप देखिए गुणा करके, ये हो जाएगा आपका 2 तिया 6 और शून्य का हो जाएगा 0, तो 0.6 ये आ जाएगा। फिर नीचे है हमारा 4, x बराबर 5 में हम घटाएंगे
0.6, ठीक है। तो 5.00, तो यदि हम इसमें 0.6 घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4। ये हो जाएगा हमारा 10। ये 10 में फिर 9 घटाएंगे, 1 घटाएंगे तो 9 बचेगा। फिर ये हमारा यहाँ 1 घटेगा तो ये आ जाएगा 4.94, ठीक है। इसमें हम 4 का भाग देंगे, ठीक। तो चलिए भाग दीजिए। वो 4 एकम 4 कट गया, ठीक है। दशमलव का दशमलव, 4 दूनी 8, ठीक है। और 4 एकम 4, तो 1.21 इसका आंसर है, ठीक है। या इसे आप 1.1 भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमें मिल गया। तो आप लिख सकते हैं कि दिए समीकरण का हल x बराबर लगभग, ठीक है, 121 या 1.1 और तथा y बराबर 0.2 है, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों उत्तर हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये आपका तीसरा वाला भी कंप्लीट हुआ। आप इसे नोट्स बना लेंगे। अब हम हल करेंगे आपके अगले वाले को, चौथा समीकरण को। तो चलिए हल करते हैं दोस्तों। चलिए चौथा प्रश्न को हल करते हैं। चौथा हमारा √7x धन √11y बराबर 0, और फिर नीचे में है √3x ऋण √5y 0, ठीक। यहाँ पे लिखते हैं हल, फिर से लिखते हैं दिया गया है। दोनों समीकरणों को लिखते हैं। इसे मानेंगे समीकरण 1 और इसे मानेंगे हम समीकरण 2। तो दोस्तों ये प्रश्न को हमको विलोपन विधि से बनाना आसान पड़ेगा। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, चर को बराबर करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हम y वाले को बराबर करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, √5 का गुणा कर देंगे और इसमें कर देंगे √11 का गुणा, ठीक। तो आप इसे लिख भी सकते हैं कि समीकरण 1 में √5 तथा समीकरण 2 में √11 का गुणा करने पर, ठीक है। अब जब गुणा होगा तो किस प्रकार से हो जाएगा, ये 7 पंचे 35 हो जाएगा रूट। फिर इसमें भी 5 का गुणा होगा, ये कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा y वाला। इसे आप मान लो समीकरण 3। और नीचे में ये वाले में यदि 11 का गुणा होगा तो 11 तिया 33 ऋण। फिर इसमें y वाले में देखो तो y वाले में हो जाएगा 11 पंचे 55, ठीक है। ये बराबर हो गया आपका y, ठीक है। ये हो गया समीकरण 4। अब दोनों को देखिए, यदि हम पहले वाले में दूसरे वाले को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस प्लस होके क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। तो और यदि हम इसको जोड़ेंगे तो 1 + 1 माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो y टर्म को काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण 3 और 4 को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कि समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर अब जब जोड़ेंगे तो यही क्रिया होगी कि लेफ्ट वाला लेफ्ट तरफ से जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा √35x धन, ये है ऋण तो ऋण ही रहेगा, जोड़ने की क्रिया हो रही है। ऐसे लिख देते हैं, ज़्यादा आसानी से जाएगा। √35x धन √33x फिर धन
अंडर रूट 55y ऋण अंडर रूट 55y बराबर 0 ऐसे हो जाएगा। और ये एक धन है एक ऋण तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से x कॉमन निकल जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा अंडर 35 धन रूट 33, ठीक है। अब यहाँ ये वाले टर्म को हम उधर भेज देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 बराबर अंडर रूट 35 धन अंडर रूट 33, ठीक है। तो इधर का सारा टर्म क्या हो जाएगा 0, तो x का क्या मान मिल गया हमको 0, ठीक है। इसको आप मान लीजिए समीकरण 5। अब इस x का जो 0 मान आया है उसको हमें कहीं भी रखना है, ठीक है। तो उसे हम ये वाले समीकरण में रख देते हैं, पहले में रखे हैं, दूसरे में, तीसरे में रखे हैं, चौथे में, तो इसे हम रख देते हैं समीकरण 3 में, ठीक है। तो x के मान को समीकरण 3 में रखने पर, ठीक। और जब मान को रखेंगे, समीकरण 3 क्या है 35x धन 55y अंडर रूट 35x धन अंडर रूट 55y बराबर 0। x का मान 0 है, ठीक है। ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 55y बराबर 0, तो ये 0 55y, ठीक है। अब y 55 को उधर भेज देंगे तो रूट 55 गुणा 0, तो y का मान भी क्या आ गया 0, ठीक है। तो दोस्तों इस समीकरण में क्या है x बराबर भी 0 है और y बराबर भी 0 है, तो हो सकता है कि समीकरण के अनेक हल होंगे, ठीक है। तो अतः समीकरण का हल x बराबर 0 y बराबर 0 है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो ये इस प्रश्न के अंतर्गत 4 समीकरण दिए गए थे, चारों के चारों हमने हल कर लिए, तो बहुत ही आसान है, ठीक है दोस्तों। आप इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक के, और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, तब तक के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ गणित, जो कि क्लास 10th का है सीजी बोर्ड के अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 2, जिसका नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण, अंग्रेजी में बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स मतलब क्या होता है चर। तो हम लोग प्रश्नावली क्रमांक 2 को हल कर रहे हैं। प्रश्नावली क्रमांक 2 को हल करते हुए हम प्रश्न क्रमांक 5 में पहुंचे, तो चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को हल करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 5 कहता है 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 183 रुपये है तथा 25 किलोग्राम चाय व 13 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 213 रुपये है। 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आसान प्रश्न है, जल्दी हल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद हम लिखेंगे दिया गया है, या हम पहले ऐसे प्रश्नों में ये जो दो चीज़ दिया है, एक चाय और एक कॉफ़ी, ठीक है, तो इसको हम लोग x मान लेंगे और इसको हम लोग y मान लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे हम हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम मानेंगे कि माना x बराबर क्या है चाय है और y बराबर क्या है कॉफ़ी है, ठीक है। ये हमने मान लिया, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है कि 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य कितना है 183 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 15 किलोग्राम चाय है तो ये 15 एक्स हो जाएगा, और 17 किलोग्राम कॉफ़ी है तो ये 17 वाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 183। ये हमारा बन गया समीकरण 1। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे लिखिए तथा एक और लाइन दिया है कि 25 किलोग्राम चाय, तो 25 किलोग्राम चाय हमारा हो जाएगा 25x धन 13 किलोग्राम कॉफ़ी, ठीक है। तो 13y, उसके बाद कितना रुपया है उसका मूल्य 213। ये बन गया समीकरण 2, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 में आते हैं। समीकरण 1 में आकर हम x का मान निकाल लेते हैं।
समीकरण 1 है हमारा 15x धन 17y बराबर 183, और इसमें हम x का मान निकालेंगे तो x यहाँ पे भी 15x है, फिर ये हो जाएगा हमारा 183 माइनस 17y, फिर x का जो मान आएगा वो आएगा 183 माइनस 17y, और ये 15 को हम नीचे में लिख देंगे, भाग हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, x का मान निकल गया। ठीक है दोस्तों, इसे मान लेंगे हम समीकरण 3। अब समीकरण 3 से समीकरण 2 में यहाँ पर हम x का मान रखेंगे, किसमें, समीकरण 2 में। तो चलिए रखते हैं मान। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 है 25x, देखिए यहाँ पर समीकरण 2 25x धन 13y बराबर 213। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 25x धन 13y बराबर 213। x का क्या मान मिला है, x का मान मिला है हमें, तो ये हो जाएगा 25, फिर एक कोष्टक में 183 माइनस 17y बटे 15 धन 13y बराबर 213। इस प्रकार से अब इसे हम आगे हल करते हैं। तो देखिए यहाँ 5 तिया 15 और 5 पंचे 25, ठीक है, ये कट गया। तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा 5 183 माइनस 17y बटे 3 फिर 13y बराबर 213, ठीक है। कोष्टक हटाते हैं। तो जब 183 में 5 का गुणा होगा तो 5 तिया 15 की 5 हाथ में 1, 5 अट्ठे 40 और 41 की 1 हाथ में 1, और 5 1 कम 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। और एक बार कर लो, 5 तिया 15 की 5 हाथ में 1, 5 अट्ठे 40 की 1, 41 हाथ में 4, 5 एकम 5 4 9, ठीक है, 915 हमारा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 915 माइनस 17y बटे 3, नहीं 17 के साथ भी गुणा होगा ये 5 का, तो ये हो जाएगा 17 पंचे 85y धन 13y बराबर 213। अब इसके बाद हम हर को बराबर करेंगे। हर को बराबर करने के लिए 13 के साथ 3 का यहाँ गुणा करेंगे और 3 का नीचे भी गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा 915 माइनस 85y बटे 3 धन 13 तिया 39y बटे 3 बराबर 213। अब हर बराबर हो गया, इसे हम मिलाकर लिख देंगे। तो ये हो गया 85y फिर धन 39 बटे 3 बराबर 213, ठीक है। 915 माइनस 85 में हम 39y घटाएंगे, 85 में 39 जब घटाएंगे तो 15 में 9 गया 6, फिर 8 में 4 गया 4, तो कितना है 46। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये आ गया 46y ऋण के साथ, और 3 को उधर भेज देंगे तो ये 213 के साथ गुणा हो जाएगा, इधर भाग हो रहा है तो, ठीक है। तो 213 गुणा 3 कितना होगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 639 हो जाएगा। इधर ये 639 हो जाएगा, और ये इधर से हम क्या करेंगे, ये 915 को उधर पक्षांतर करेंगे तो ये ऋण 915 हो जाएगा, ठीक है। इधर हमारे पास बच गया ऋण 46y। अब देखिए कि घटाते हैं, ऋण 46y बराबर 915 में मैं यदि 639 घटाऊँ तो 15 में 9 गया 6, और 11 में 4 गया 7, और 9 में 7 गया 2, 276 आएगा दोस्तों। तो ये हो गया ऋण 276। अब दोनों तरफ ऋण है तो दोनों पक्षों में ऋण 1 का गुणा कर देंगे, ऋण कट गया। अब ये आ जाएगा 46y बराबर 276, y बराबर 276 बटे 46। इसको छोटा करते हैं हम, 2 से भाग चला जाएगा, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, फिर 2 अट्ठे 16, और ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो क्या हो जाएगा y बराबर 138 बटे 23, ठीक है। इसको यदि भाग देंगे तो 23 एकम 23 और 23 छक्का 138, तो y का मान क्या मिल गया दोस्तों, हमें y का मान मिल गया 6,
ठीक है, इसे आप चाहो तो समीकरण 4 मान लो। अब इसके बाद y के मान को हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में, यहाँ पर हम y के मान को रखेंगे, फिर हमको x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं कि y के मान को समीकरण 3 में रखने पर y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 3 हमारा क्या है, समीकरण 3 है x बराबर 183 वाई माइनस 183 माइनस 17y/15। तो लिखते हैं यहाँ पर x बराबर 183 माइनस 17y/15। y का मान मिला है 6, तो इसको लिखे हैं 183 माइनस 17 गुणित 6/15। x बराबर 183 माइनस 17 छक्के हमारा हो जाएगा 17 छक्के हो जाएगा दोस्तों 102 और फिर बटे 15। ठीक, फिर जब x में 183 में 102 घटाएंगे तो हो जाएगा 81/15। इसे हल करेंगे तो 3 से कट रहा है तो 3 पंचे 15 और 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 27/5। ठीक है दोस्तों, इसे चाहें तो हम और आगे हल कर सकते हैं। 5 एकम 5 और 5 पंचे 25, फिर 2 बचा तो 5 चौक 20। ठीक है, तो x का मान आया 5.40, 5 रुपये 40 पैसे भी आप बोल सकते हैं, आप 5 किलो 400 ग्राम भी इसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो x और y का मान हमें मिल गया है। ठीक है, तो चाय और कॉफ़ी का हमें मान मिल गया है। अब आगे प्रश्न ये था कि 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अतः 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो इसे हम हल कर देते हैं। तो 7 गुणा क्या हो जाएगा, ये x का मान है हमारे पास 5.40 धन y का मान है हमारे पास 6। ठीक है, यहाँ पर मैंने x को मान को रख दिया और यहाँ पर मैंने y के मान को रख दिया। ठीक है, तो x y का मान रखा गया, इसे आगे हल कर देते हैं। ये हो जाएगा, जब इसको हम गुणा करेंगे 7 से तो 7 शून्य शून्य 7 चौक 28 की 8 8 9 2 7 पंचे 35 और 2 37। ठीक है, तो ये हो जाएगा 37.80, ये हो जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, और जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37 और 6 43.80। ठीक, तो ये है आपका जो प्रश्न पूछा है। ठीक है, राइट आंसर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि अतः 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 23 रुपये 80 पैसे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इतना आपको हल करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको अच्छे से ये समझ आए और याद रहे और आपका प्रैक्टिस भी होता रहे। स्टेप बाय स्टेप हल करने से गलत होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, केवल आपको कैलकुलेशन करना होता है फास्ट तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप वीडियो को रोक करके नोट कर लेंगे। ठीक है, हमें पूछा गया था कि 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य याद कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर है 43 रुपये 80 पैसे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जो आपको समझाने का प्रयास किया हूँ समझ में आया है। ठीक है, तरीका आपको जानना जरूरी है कि मेन आपको जमाना कैसे है, जमाने का जो तरीका है ये आपको समझना है। ठीक है, कि प्रश्न को कैसे जमाया जाए और कैसे इसका हल निकाला जाए। ठीक है, तो हमने बहुत आसानी से बनाया, हमने x और y चाय कॉफ़ी माने, उससे हमने 2 समीकरण बनाए। उसके बाद हमने एक से पक्षांतर करके, ठीक है, पक्षांतर करने पर हमने क्या किया, पक्षांतर कर करके x का मान निकाला। उसके बाद उस x के मान को अगले समीकरण में रख कर हमने y का मान निकाला और y के मान को फिर से समीकरण 3 में रखा, जिससे हमें x का मान प्राप्त हुआ। और x और y दोनों के मान जब प्राप्त हो गए तो हमने यहाँ पर 7 किलोग्राम और 1 किलोग्राम चाय कॉफ़ी का मूल्य ज्ञात करने के लिए एक नया समीकरण लिया और इसे हल किया, तो इसका हमें आंसर इस प्रकार से प्राप्त हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जो समझा पाए हम आपके समझ में आया है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए और चैनल में जुड़ने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
हाँ ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ गणित। तो दोस्तों मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th, ठीक है, जो कि सीजी बोर्ड के अंतर्गत है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का अध्याय 2, कक्षा 10वीं का अध्याय 2, जिसका नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण, अंग्रेजी में बोलेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। इसके अंतर्गत हम प्रश्नावली क्रमांक 2 को हल कर रहे हैं। तो हम प्रश्न क्रमांक 6 में पहुंचे हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 6 को हल करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 क्या बोलता है? यह बोलता है कि एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व कुछ गाय हैं, जिनकी आँखों की कुल संख्या 120 तथा पैरों की कुल संख्या 180 है। बताइए व्यक्ति के पास कितने गाय और कितने कबूतर हैं। ठीक है, तो बड़ा ही मज़ेदार प्रश्न है और चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हल। ठीक है, तो हम ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, मानते हैं। क्या मानते हैं? जैसे कबूतर को हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स, और गाय को क्या मान लेंगे, वाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना कबूतर को हम गणितीय रूप में क्या बोल रहे हैं, एक्स। ठीक है, तथा गाय को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वाई। या ऐसे लिख सकते हैं कि माना एक्स बराबर कबूतर और वाई बराबर गाय। ठीक है, ये हमने माना। तब प्रश्नानुसार, तब ठीक है, तब हमें क्या क्या चाहिए इस प्रश्न में, ये देख लीजिए। हमें चाहिए आँखों की संख्या और चाहिए पैरों की संख्या। ठीक है, तो दोनों को पैरों की संख्या निकालते हैं। ठीक, तो यदि कबूतर एक्स है, ठीक है, तो कबूतर की आँखों की संख्या क्या हो जाएगी, कबूतर की आँखों की संख्या, ये क्या मिल जाएगा हमको, हर कबूतर का 2 आँख होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 2x। ठीक, अब हम मान लेंगे कि जो कबूतर है इसके पैरों की संख्या, कबूतर की पैरों की संख्या, इसे क्या मानेंगे, हर कबूतर के 2 पैर होते हैं, तो ये 2x, ये भी आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे गाय की आँखों की संख्या, ठीक है, तो गाय के कितने आँख होते हैं, गाय के आँख 2 होते हैं, तो 2y हो जाएगा। ठीक है, वो गाय है इसलिए। और गाय की पैरों की संख्या, ठीक है, तो गाय के 4 पैर होते हैं, इसलिए ये हो जाएगा 4y। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको केवल हल करना है। ठीक है, इतना जमाने के बाद आपका जो प्रश्न है वो पूरा पूरा हल हो जाता है। समझिए, ये आप जमा लिए मतलब आप प्रश्न को हल कर लिए। तो देखिए, ये बोल रहा है कि कबूतर और गाय के आँखों की कुल संख्या कितना है, 120। ठीक है, तो आँख वाला को हम लोग लेंगे दोनों का। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कबूतर की आँखों की संख्या है 2y, ये 2x, और गाय की आँखों की संख्या है 2y। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार क्या है कि कबूतर और गाय की आँखों की संख्या क्या है, 120 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कबूतर की आँखों की संख्या है वो हमारे पास 2x है और गाय की आँखों की संख्या हमारे पास 2 है। और प्रश्न बोल रहा है कि वो क्या है, 120। इसे मान लीजिए आप समीकरण 1। ठीक है, तथा एक लाइन और बोला है, देखिए कि उनके पैरों की कुल संख्या कितना है, 180 है। ठीक है, पैरों की कुल संख्या कितना है, 180। तो लिखेंगे, देखिए, तो कबूतर का पैर है हमारे पास 2x और गाय का पैर है 4y। ठीक है दोस्तों, तो कबूतर के पैरों की संख्या हमारे पास 2x, गाय के पैरों की संख्या 4y और योग कितना है, 180। ये क्या बन गया हमारा, समीकरण 2। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 बन जाने के बाद हम इसे क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में, समीकरण 1 में। ठीक है, तो समीकरण 1 में आप आइए, समीकरण 1 है हमारा 2x धन 2y बराबर 120। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तो 120, 2y इधर धन में है, इधर आके ऋण हो जाएगा और नीचे में क्या है, 2।
ठीक है, 2 का x के साथ गुणा हो रहा है तो इधर आके भाग हो जाएगा। इसको एक लाइन आगे बढ़ाते हैं, 120 माइनस 2y बराबर 2/2 ये लिखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं कि 2 कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा 60 ऋण y। ठीक है, उभय निष्ठ निकाल लिए 2 और 2 नीचे में है तो 2 और 2 यहाँ से कट गए, तो हमें जो x का मान मिला है अभी तक वो मिला है 60 ऋण y। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या बन गया, एक समीकरण 3 बन गया। ठीक है, अब x के मान को हम लोग किस में रख देंगे, समीकरण 2 में। कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तब जाके हमें क्या होगा, सॉरी x के मान के हम लोग यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर नहीं रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तब हमें y का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि x के मान को समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 है 2x धन 4y बराबर 180। तो 2x धन 4y बराबर 180। ठीक है, तो x का मान हम रखेंगे तो 2, इसका गुणा हो जाएगा 60 ऋण y के साथ, फिर है हमारे पास धन 4y, फिर है हमारे पास 180। ये हो जाएगा 60 का गुणा होगा तो 120, 2 का गुणा होगा ऋण 2y, फिर ये हो गया हमारा धन 4y, फिर ये है 180। इसके बाद 120 माइनस धन 4y में 2y घटेगा तो ये बन जाएगा धन 2y बराबर 180। उसके बाद ये हो जाएगा 2y बराबर 180, 120 को इधर ले आएंगे। ठीक है, फिर ये हो गया 2y, फिर से घटाएंगे तो 180 में 120 घटेगा 60, तो y बराबर हो जाएगा 60/2। इस प्रकार से कटेगा 2 एकम 2 और 2 तीसम 60। तो दोस्तों जो y का मान है वो क्या आ गया हमारे पास, 30 आ गया। ठीक है, ये हो गया समीकरण 4। अब इसके क्या करेंगे, हम समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान आएगा। ठीक है, तो y के मान को समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 हमारा ये वाला है, देखिए, तो x बराबर 60 ऋण y, ये हमारा समीकरण 3 है। x बराबर 60 ऋण y, y का मान हमें मिला है 30, तो इसे लिख देंगे। तो x का क्या मान आ गया, 30। ठीक है, तो x और y का मान क्या है, 30, और x हमारा क्या है, कबूतर है। ठीक है, और y हमारा क्या है, गाय है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः, क्या बोला है, व्यक्ति बोला है कि किसान बोला है, हाँ व्यक्ति, अतः व्यक्ति के पास 30 कबूतर तथा 30 गाय हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही ये आसान है। ठीक है, आपको जिसका संख्या निकालने बोला गया है आप उसी को पहले मान लीजिए। ठीक है, जैसे बोला है कि कितने गाय और कबूतर हैं। ठीक है, इसलिए हमने गाय और कबूतर को x और y माना। फिर उनके आँखों के ऊपर बात की गई थी तो हमने आँखों की संख्याओं को निकाला। पैरों के ऊपर समीकरण बना है, पैरों को निकाला। चारों को निकालने के बाद दोनों समीकरणों को स्पष्ट रूप से जमाया। उसके बाद इसमें से ये वाले समीकरण में हमने ये वाले में पक्षांतर ये वाले में हमने पक्षांतर किया, ये वाले में हमने पक्षांतर किया और x का मान ज्ञात किया। x का मान ज्ञात हुआ, उसे हमने समीकरण 2 में रखा। फिर हमें y का मान ज्ञात हुआ, y का मान को हमने समीकरण 3 में रखा तो x का मान ज्ञात हुआ। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर मिला कि 30 कबूतर और 30 गाय उस व्यक्ति के पास हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को आप रोक करके नोट्स बना लेंगे अपना। ठीक है, तैयार कर लेंगे और आप अपने हिसाब से इसे कम ज़्यादा स्पीड में देख सकते हैं। मैं थोड़ा स्पीड में डालता हूँ दोस्तों, क्या इससे कम MB का वीडियो बनता है और आपको देखने में उतना परेशानी नहीं होता। ठीक है, और कम समय में मैनेज हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़रूरतमंद तक पहुँचाइए। और मुझसे जुड़ने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित विषय पढ़ाता हूँ।
तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित विषय अध्याय 2 चरों का रैखिक समीकरण। ठीक है, अंग्रेजी में बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ठीक, तो दोस्तों चलिए हम इसे शुरू करते हैं हल करने का। तो इसके अंतर्गत हम प्रश्नावली क्रमांक 2 को पढ़ रहे हैं। 2 में हम पहुंच चुके हैं प्रश्न क्रमांक 7 में। तो चलिए दोस्तों इसे हम हल करते हैं प्रश्न क्रमांक 7 को। तो प्रश्न कहता है कि एक थैले में 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है, 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 94 सिक्के हैं। ठीक है, तो एक थैला है जिसमें 50 पैसे और 25 पैसे के 94 सिक्के हैं, और यदि थैले में कुल 29.75 रुपये हैं, तब बताइए कि थैले में 25 पैसे और 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। ठीक है, तो हमें 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। ठीक है, अगर कुल सिक्के देखेंगे तो कितने सिक्के रहेंगे, 94 सिक्के रहेंगे। ठीक है, और उनका योग कितना है रुपयों में, 29.75 रुपये। ठीक है, या 29.75 रुपये। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हल लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। क्या मानेंगे, तो माना। ठीक है, तो हम लोग जो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है, ठीक है, उसे हम x से दर्शाएंगे, और जो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या उसे हम y से दर्शाएंगे। ठीक है, तो माना 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बराबर x। ठीक है, और 25 पैसों के सिक्कों की संख्या, इसे हम लोग दोस्तों मानेंगे y। ठीक है, तो दोनों मान लिए 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्कों की संख्या। ठीक है, तो एक को माना x और एक को माना y। तो बोलता है कि दोनों सिक्के, ठीक है, 50 पैसे और 25 पैसे, दोनों सिक्के को जब जोड़ेंगे तो वो कितने सिक्के हो जाते हैं, 94 सिक्के। ठीक है, तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या हमने x माना है। ठीक है, यहाँ पर आप एक शब्द लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न बोल रहा है कि जब दोनों सिक्कों की संख्या को जोड़ा जाएगा, मतलब ये x हो गया 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, और ये y हो गया 25 पैसों के सिक्कों की संख्या, दोनों संख्याओं को जब जोड़ा जाएगा सिक्कों की संख्या तो कितना आता है, 94। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, फिर यहाँ आप लिखेंगे तथा प्रश्न और क्या दिया है कि थैले में कितना रुपया है, कुल 29.75 पैसे, या 29.75 पैसे। ठीक है, तो ये हमें रुपये में दिया गया है। ठीक है, ये आप विशेष ध्यान देंगे। तो देखिए हमें बोला गया है कि जब हम 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के, ठीक है, तो इनका योग कितना है, रुपयों में है 29.75 पैसे है। ठीक है, इतना है हमारे पास। तो ये क्या, ये हमें क्या दे दिया है, ये रुपए में दिया गया है। ठीक है, और इधर हमें क्या दिया गया है, पैसे में दिया गया है। ठीक, तो देखिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रुपए और पैसों में अंतर समझना पड़ेगा। जैसे 1 रुपये को यदि पैसे बनाया जाए तो इसमें क्या होता है, 100 का गुणा होता है, फिर ये क्या बन जाएगा, 100 पैसा। ठीक है, 1 रुपये बराबर कितना, 100 पैसा। और यदि इस 100 पैसे को हमें रुपया बनाना है तो ये 1 में क्या होगा, 100 का भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, इसे यदि रुपयों में लिखेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, 0.01 रुपये, मतलब क्या है ये, 1 पैसा। ठीक है, तो रुपये को यदि पैसे में बनाना है तो गुणा होगा। ठीक है, रुपये को यदि पैसा बनाना है तो क्या होगा, गुणा होगा 100 का। ठीक है, और यदि पैसा को रुपया बनाएंगे तो क्या होगा, भाग होगा 100 का। ठीक है, इसे आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा हमारे पास देखिए पैसा में है, तो इसको हम रुपया बनाने के लिए क्या कर देते हैं, 100 का भाग कर देते हैं। ठीक है, अब ये भी हमारा रुपया बन गया है और ये भी हमारा रुपया बन गया। ठीक है, अब बराबर है। अब आगे हल करते हैं। तो देखिए 25 ऊपर में उभयनिष्ठ दिख रहा है, तो 25 उभयनिष्ठ निकलेगा, तो यहाँ बचेगा 2x, 25 दूनी 50, और यहाँ बच जाएगा केवल y, और नीचे में हमारे पास 100, और ये हमारे पास 29.75 पैसे। ठीक है, 29.75 पैसे। अब यहाँ पे कट जाएगा 25 से कम 25, 25 चौक 100। ठीक है, तो ऊपर में क्या बचा, 2x धन y।
ठीक है, यही बचा 2x धन y। अब जो नीचे में 4 है उसे हम क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। तो इधर क्या होगा, उधर गुणा उधर भाग हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा। ठीक है, अब चलिए गुणा करके देखते हैं हम। 29 75 गुणित 4 कितना आ रहा है। ठीक है, 4 5 20 का शून्य हाथ में आई 2, 7 9 28 30 का शून्य हाथ में आई 3, 4 9 36 और 3 39 का 9 हाथ में आई 3, 4 दूनी 8 और 3 11। ठीक है, अब दशमलव का 2 तो कितना आ रहा है हमारे पास, 119 रुपये आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 2x धन y बराबर 119। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो बना, ये समीकरण हमारा 2 बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब समीकरण 1 में आते हैं। समीकरण 1 में, ठीक, तो समीकरण 1 में यह है हमारा समीकरण 1। इसमें हम x का मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 94। ठीक है, x का मान यदि निकालेंगे तो ये आ जाएगा 94 माइनस वाई। ठीक, तो ये हमारा क्या बन गया, अब समीकरण 3। ठीक, x के मान को अब कहाँ पे रखेंगे हम लोग, समीकरण 2 में, यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तब y का मान निकलेगा। तो यहाँ लिखते हैं कि x के मान को समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 है 2x धन y बराबर 119। समीकरण 2 है हमारा 2x धन y बराबर 119 और इसमें हम x का मान रखेंगे। तो x का मान है 94 माइनस वाई प्लस वाई बराबर 119 हो जाएगा। उसके बाद 94 का गुणा 2 से होगा। ठीक है, तो 94 गुणित 2 तो 4 दूनी 8, 9 दूनी उसके बाद 2 9 18। ठीक है, गुणा करते हैं तो ये हो गया 188 माइनस, फिर दोस्तों 2 का गुणा होगा y के साथ तो ये हो जाएगा 2y, फिर ये है धन y, तो ये हो गया 119। इसके बाद ये 2y में 1y घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास ऋण y और ये 188 इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 188। ठीक है, अब 188 में हमें 119 घटाना है। ठीक है, तो 18 में 9 गया 9, एक फिर 18 में 2 गया 8, 8 में 2 गया 6 और एक और एक कट गया तो कितना है दोस्तों, 69। ठीक है, तो ऋण y बराबर क्या आ रहा है, ऋण 69। दोनों पक्षों में ऋण है तो दोनों पक्षों में ऋण 1 का गुणा होगा, दोनों धन हो जाएगा। तो y का मान हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 69 मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे मान लो समीकरण 4। अब y के मान को कहाँ पे रखेंगे, समीकरण 3 में। कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि y के मान को समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर 94 माइनस वाई। तो x का मान है, y का मान है हमारे पास 69। ठीक है, तो 94 में 69 हम घटाएंगे तो 14 में 9 गया 5 और 9 में 7 गया 2, तो x का मान आ गया हमारे पास 25। ठीक है दोस्तों, ये हमारा x का मान आ गया 25 और y का मान आया 69। और प्रश्न हमें पूछा है कि 25 पैसे और 50 पैसों के कितने सिक्के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम उत्तर लिख देंगे। तो दोस्तों हम लोग उत्तर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने बोला है कि 50 पैसों के सिक्के को हमने एक माना है। ठीक है, तो 50 पैसों के सिक्के की संख्या कितना है, यहाँ पे 25 है और y का कितना है, 69 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः थैले में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 है। ठीक है, तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 69 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक का आपका ये उत्तर
कंप्लीट रहेगा इतना आप बनाना, तब आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को आप रोक करके आप नोट बना लेंगे अपना। ठीक है, इसे लिख लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों को समझना पड़ता है, समीकरण के रूप में लिखना पड़ता है, तब जाके इसका उत्तर निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो उतना कठिन नहीं है, केवल रुपये और पैसे में बदलना आना चाहिए, उसके बाद ये वाला प्रश्न आप बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को मेरा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़रूरतमंद तक शेयर कीजिए और मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ कक्षा 10वीं का गणित विषय, जो कि छत्तीसगढ़ बोर्ड के अंतर्गत है। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 2, जिसका नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चरों का रैखिक समीकरण, अंग्रेजी में बोलेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब होता है चर, अज्ञात राशि। ठीक है, हम लोग इस अध्याय में प्रश्नावली 2 को हल कर रहे हैं। तो चलिए प्रश्नावली 2 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 8 में हम पहुंचे हैं। ठीक है, आपको प्ले लिस्ट पर सारे वीडियो मिल जाएंगे क्लास 10th के। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं इसको हल करने का। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हल। देखिए प्रश्न क्या बोलता है, दो संख्याओं का योग 25 है। ठीक है, दो संख्याओं का योग 25 है, तो इससे हम लिख देते हैं कि दो संख्याओं का योग 25 है और बोलते हैं उनके व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा। ठीक है, उल्टा या बटा। ठीक है, का योग 1/4 है। संख्याएं याद कीजिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि माना पहली संख्या x है। ठीक है, और तथा दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, हमने माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 25 है। ठीक है, मतलब हम पहली संख्या और दूसरी संख्या, यदि इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो इसका योग क्या आएगा, 25 आएगा। ठीक है, तो पहली संख्या को हमने माना है x, दूसरी संख्या हमारा y, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 25। ठीक, तो ये हमारा क्या बन गया, समीकरण 1। ठीक है दोस्तों, इसको हम मान लेंगे कि क्या है, ये समीकरण 1 है। अब फिर अगला लाइन दिया है, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे हम तथा उनके व्युत्क्रमों का मतलब x का व्युत्क्रम 1/x, y का व्युत्क्रम 1/y और इसका योग क्या है, 1/4 है। ठीक है, तो इसे थोड़ा हल कर लेते हैं आगे। तो इसका त्रिया गुणा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ऊपर का गुणा नीचे से होगा। ठीक है, और फिर नीचे का ऊपर से और फिर ये नीचे वाले का आपस में। ठीक है, तो चलिए एक से गुणा करते हैं। तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, 1 गुणा y धन 1 गुणा x गुणा y बराबर 1/4। और इसे यदि लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखाएगा, x प्लस वाई बटे एक्स वाई बराबर 1/4। ठीक है, हमें देखिए कि समीकरण 1, जो हमारा समीकरण 1 है, इसमें हमें x और y का मान पता है। कितना है, 25। x धन y की जगह हम क्या लिख देंगे, 25। ठीक, फिर एक्स वाई बराबर 1/4। आप चाहे तो यहाँ बता सकते हैं कि x धन y बराबर 25 समीकरण 1 से। ठीक है, अब हम पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तो एक्स वाई उधर चला जाएगा, 4 इधर आएगा, तो यह हो जाएगा 25 का गुणा हो जाएगा 4 के साथ और एक्स वाई का गुणा हो जाएगा 1 के साथ। तो 25 चौक हो गया 100 बराबर क्या आ गया, एक्स वाई को इस साइड लिख देंगे। तो एक्स वाई बराबर क्या मिल गया हमको, 100। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये वाला टर्म क्या है, समीकरण 1 से अलग है, क्योंकि समीकरण 1 में x और y के बीच में क्या है, धन का चिन्ह है। ये धन का चिन्ह है यहाँ पे, लेकिन समीकरण 2 में ऐसा नहीं है, ये आपस में गुणा हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए प्रश्न में ना हमें एक हिंट दिया हुआ है। देखिए ये रहा, हमारा संकेत करके दिया है। तो ये वाला फॉर्मेट लाना है, तो ये कैसे आएगा इसे आप समझिए। 2 फार्मूले होते हैं, मैंने आपको बताता हूँ। मैं आपको सर्व समीका बोलते हैं इसको हिंदी में, फार्मूला को
सर्वसमीका, दो सर्वसमीका होता है, जैसे x प्लस एक्स माइनस वाई पूरे का वर्ग बराबर होता है x का वर्ग ऋण 2xy धन y का वर्ग, और एक होता है x धन y का वर्ग बराबर x का वर्ग धन 2xy धन y का वर्ग। ठीक है, अब देखो जब इन दोनों को हम क्या करेंगे, पहले में दूसरे को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, घटाने पर क्या मिलेगा देखो, तो इसको मैं लिखता हूँ, क्या रहेगा इधर x माइनस वाई स्क्वायर फिर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये घटेगा तो यहाँ से ये x x कट जाएगा, y y कट जाएगा, घट गया तो, और ये वाला क्या है, चिन्ह बदलेगा तो ऋण और ऋण जुड़ के क्या बन जाएगा इधर माइनस 4xy। अब हमारे पास x प्लस वाई का मान हमें पता है। ठीक है, तो x माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, x प्लस वाई का हमें मान मिला है 25। ठीक है, x प्लस वाई का मान हो जाएगा हमारा 25 का वर्ग फिर ऋण 4xy। ठीक, x माइनस वाई का वर्ग बराबर ये 25 का वर्ग को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 4xy धन 25 का वर्ग होता है आपका 625 हो जाएगा। ठीक है, फिर x माइनस वाई का वर्ग, एक्स वाई को देखिए आप समीकरण 2 में एक्स वाई का हमें क्या मान मिला, एक्स वाई का मान मिला हमें 100। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक्स वाई की जगह में 100 लिख देंगे फिर धन 625। ठीक है, एक्स माइनस वाई का वर्ग ये हो जाएगा हमारा माइनस 400 धन 625, एक्स माइनस वाई का वर्ग, तो ये हो जाएगा हमारा धन और ऋण घट जाएगा तो बन जाएगा हमारे पास 225, और वर्ग को उधर पक्षांतर कर देंगे तो वर्ग का पक्षांतर होता है करनी, तो करनी 225 हो गया। x माइनस वाई बराबर 225 जो होता है दोस्तों 15 का वर्ग होता है, तो x माइनस वाई बराबर क्या मिल गया, 15 मिल गया। तो ये हमें एक समीकरण बिना मिला अभी, जिसके बीच में माइनस का चिन्ह है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा नंबर का समीकरण है, 3। ठीक है, अब ये समीकरण 1 और 3 को देखिए, एक में x प्लस वाई है, एक में x माइनस वाई है, ये वाले में प्लस वाई है समीकरण 1 में और उसमें माइनस वाई है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, ठीक है, जब जोड़ेंगे तो x प्लस वाई समीकरण 1 में है और इस तरफ x माइनस वाई समीकरण 3 में है। इस प्रकार इधर 25 है समीकरण 1 में और 3 में है 15। जब जोड़ेंगे तो x प्लस वाई, ये दोनों बीच में प्लस है, प्लस x माइनस वाई बराबर ये हो जाएगा आपका 40। यहाँ देखो एक वाई प्लस में एक माइनस में कट गया, ये हो जाएगा 2x बराबर 40, x बराबर हो जाएगा 40/2, तो x का मान जो आया हमारे पास 20 आ गया। ठीक है, 2 एकम 2, 2 बीसम 40, x का मान मिल गया हमको 20। अब इस x के मान को हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं यहाँ पर, तो y का मान मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कहते हैं कि x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है x धन y बराबर 25। अब x का मान मिला है 20 धन y बराबर 25, तो y बराबर हो जाएगा 25, 20 इधर ले आएंगे माइनस हो जाएगा, तो y का मान 25 माइनस 20 मतलब 5। ठीक है दोस्तों, तो हमें x और y का मान मिल गया। x का मान क्या मिला है, x का मान मिला 20 और y का मान मिला 5। ठीक है, तो हम x और y को क्या माने थे, हमने माना था कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। ठीक है, ये हमने माना था। तो दोनों संख्याओं को पूछा था, संख्याएं याद कीजिए, तो हम नीचे लिखेंगे कि अतः पहली संख्या x संख्या 20 तथा दूसरी 5 है। ठीक है, आप चाहें तो उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, उत्तर की जांच, उसके लिए आपको जो बोला है कि दोनों संख्याओं का योग 25 है। ठीक है, तो दोनों का मान रख दो,
कितना आ गया, 25 आ गया। इससे हमें पता चला कि हमारा उत्तर सही है। और एक विधि है कि दोनों का व्युत्क्रम 1/4 है। ठीक है, तो देखो 1/20 धन 1/5 बराबर 1/4। ठीक है, इसको फिर क्रिया गुणा करो, 5 धन 20, फिर नीचे है आपका 100, हो गया गुणा हुआ तो बराबर 1/4। तो ऊपर में है 25, फिर ये हो गया 100 बराबर 1/4। इधर को आप काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो 1/4 बराबर 1/4। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं। ठीक है, एक बोला है कि दोनों का योग 25 है, तो ये वाला जो लाइन है उससे भी उत्तर का जांच हो गया, 20 + 5 आया, दोनों का 25 हो गया। और व्युत्क्रम का योग भी बोला है 1/4 है, तो इसे भी हमने चेक कर लिया कि 1/4 है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से अपने नोट्स बना लें, स्टेप बाय स्टेप आप इसे सॉल्व करें। ये वाला क्वेश्चन में हमें एक हिंट के रूप में मिला है। ठीक है, और वो कैसे आया मैंने आपको बताया, तो इसे आप अच्छे से लिख लें और समझ लें और एक आध दो बार और बना लें, ताकि आपको कोई भी परेशानी मत हो ऐसे प्रश्नों को हल करने में। थोड़ा से हैं फंसाने वाले, बाकी 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे इसको तो आपके माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप शेयर कीजिए ताकि कोई गरीब और ज़रूरतमंद स्टूडेंट तक ये पहुँच पाए, और जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को क्लास 10th का मैथ्स पढ़ाता हूँ, गणित, जो कि सीजी बोर्ड का सिलेबस है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 2, जिसका नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण, अंग्रेजी में बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 2, जिसका हम अभी हल करेंगे प्रश्न क्रमांक 9 को। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो प्रश्न क्या बोलता है, प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न कहता है कि दो दो संख्याओं का अंतर 14 है। ठीक है, तथा उनके वर्गों का अंतर, अंतर मतलब क्या होता है, घटाना। ठीक है, अंतर मतलब ऋण का चिन्ह याद रखें। तो उनके वर्गों का अंतर कितना है, 448। तो बोलता है संख्या ज्ञात कीजिए, और ये एक फार्मूला दिया है जिसका उपयोग होगा। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ हल। ठीक है, तो बोलता है दो संख्याओं, तो हम लोग मानते हैं कि माना पहली संख्या बराबर x, ठीक है, तथा दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, हमने माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। ठीक है, तब प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है कि दोनों का अंतर, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार दोनों का अंतर, तो x और माइनस y दोनों का अंतर कितना है, 14 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, समीकरण 1, दोनों संख्याओं का अंतर 14 है। ठीक, तथा प्रश्न क्या बोल रहा है फिर कि उनके वर्गों का अंतर 448 है। तो दोनों संख्याओं के वर्गों का x² माइनस y² का अंतर कितना है, 448 है। ठीक है, तो थोड़ा सा हल करते हैं। ये एक फार्मूला है, चूंकि मैं आपको बता देता हूँ दूसरे फार्मूला के रूप में कि जैसे a का वर्ग ऋण b का वर्ग है, तो उसे ऐसे लिखते हैं हम a धन b, a ऋण b। ठीक है, ऊपर दिया है x के हिसाब से, तो इसका क्या हो जाएगा, ये x धन y और x ऋण y, इस प्रकार से लिखा जाएगा 448। ठीक, अब देखिए कि हमें x ऋण y, ठीक है, x ऋण y यहाँ पे देखिए और यहाँ पर देखिए, तो x ऋण y का मान यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, वो 14 लिखा जाएगा। तो x धन y गुणित 14 बराबर 448। ठीक है, यहाँ पे और बता सकते हो आपकी x ऋण y बराबर 14। अब x धन y, 14 को उधर पक्षांतर करेंगे, इधर गुणा हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग। 14 एकम 14, 14 तिया 42, 2 बचा 28 बना, तो 14 दूनी 28। ठीक है, तो x धन y बराबर क्या आ गया, x धन y बराबर आ गया 32। ठीक है दोस्तों,
तो ये हमारा एक समीकरण बन गया, समीकरण 2। ठीक है, तो देखो एक में क्या है, x धन y है, समीकरण एक में x ऋण y है, तो क्या करते हैं दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं, तो एक टर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा y वाला, x वाला बचेगा, फिर x का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है, 1 तथा 2 को जोड़ेंगे तो एक है हमारा कि x माइनस वाई है और एक तरफ है x प्लस वाई। समीकरण 1 कर दो, दोनों में विधन का जीव इधर है, इधर समीकरण 1 में 14 और समीकरण 2 में 32। ठीक है, तो x ऋण y धन x धन y बराबर, ये हो जाएगा हमारा 14 और 32 हो जाएगा हमारा 46। ठीक है, यहाँ देखिए ये ऋण में है y, एक धन में है, कट गया, एक से एक से जुड़ जाएगा, 2x हो गया, 2x बराबर क्या आ गया, 46। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 46/2, तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया दोस्तों 23। ठीक है, ये हमें x का मान मिल गया। अब इस x के मान को क्या करेंगे हम, समीकरण समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में रख सकते हैं या समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 14, x का मान है 23। ठीक है, 23 को उधर पक्षांतर करेंगे, इधर क्या हो जाएगा, ये धन है तो ऋण हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया ऋण y, 23 में 14 घटाएंगे कितना बचेगा, 13 में 4 जाएगा तो बचेगा 9। ठीक है, और ये हो गया कट, तो 9 बचेगा, ये हो गया ऋण 9, क्योंकि बड़ा संख्या 23 है, दोनों पक्षों में ऋण है तो दोनों धन हो जाएंगे, ऋण 1 का गुणा हो जाएगा, तो y का मान दोस्तों हमको मिल जाएगा 9। तो इस प्रकार से हमें x का मान मिला 23 और y का मान मिला 9। ठीक है, और हमने पहली संख्या मानी है, पहली संख्या हमने मानी है x, तो ये हमें मिल गया 23, और दूसरी संख्या मानी है हमने y, तो ये हमें मिल गया 9। ठीक है, तो संख्याएं मिल गई। अब साथ ही हम उत्तर का जांच कर लें तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपके मन में कोई भी डाउट रहेगा तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले से फाइनल लिख देते हैं कि अतः पहली संख्या 23 तथा दूसरी संख्या 9 है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख देंगे। अब आप चाहें तो उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार का परेशानी मत रहे। तो उत्तर की जांच करने के लिए क्या करेंगे कि जो शर्त हमें दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 14 है, ये 1 है, और उनके वर्गों का अंतर 448 है। ठीक है, तो दोनों तरीकों से आप समझिए। इसे उत्तर की जांच मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आप कर सकें परीक्षा हाल में, यदि आपको समय रहे तो। देखो, बोला था कि दो संख्या x माइनस वाई, दोनों का अंतर कितना है, 14, x का मान कितना मिला, 23, y का मान मिला 9। ठीक है, देखो 23 में 9 घटा 14, इधर आ गया 14। ठीक है, ये तरीके से सही है। और बोला था कि दोनों के वर्गों का अंतर, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर बोल रहा है कि 448 है, तो एक्स स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 23 का वर्ग, तो मतलब ये हो गया 9 का वर्ग, ये हो गया 448। अब आप देखो कि 23 का वर्ग क्या होता है, 23 गुणा 23 करो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 9 6 6 12 की 2, हाथ में 1, हो गया 529। ठीक है, 529 होता है, इसे लिखिए 529 माइनस क्या हो जाएगा 81, ये हो गया 448। अब 529 में आप 81 घटाइए, 9 में 1 गया 8, फिर 12 में 8 गया 4, 5 में 1 गया 4। ठीक है, आ गया 448, ये हो गया 448। ठीक है, तो दो शर्त बोले थे, दोनों तरीके से उत्तर हमारा बराबर है। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों आप उत्तर का जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, आप इसे वीडियो को रोक करके कापी में उतार लें, नोट्स बना लें, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हल करके दिखाता हूँ ताकि आपको कहीं भी डाउट मत रहे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुँचाएं जो बहुत गरीब हैं, जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकते, जो कोचिंग सेंटर नहीं जा सकते। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।
और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, शेयर जरूर करें इसे, और मुझसे जुड़ने के लिए मुझे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को क्लास 10 का मैथ्स पढ़ाता हूँ, गणित, जो कि सीजी बोर्ड के अंतर्गत है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ रहे हैं गणित विषय का कक्षा 10वीं का अध्याय 2, जिसका नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण। ठीक है, तो दो का अर्थ है टू, चर मतलब अज्ञात राशि जैसे एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई अज्ञात राशि, और रैखिक का अर्थ है जिसकी घात 1 हो। ऐसे समीकरण का हम इस अध्याय में अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए हम प्रश्न को हल कर रहे हैं, प्रश्नावली क्रमांक 2 का, प्रश्न क्रमांक 10 को। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हल। हल लिखने के बाद प्रश्न क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 45 है। ठीक है, और उनका योग क्या है 14। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं हल। उसके बाद यहाँ पे हम मानेंगे कि माना पहली संख्या x है। ठीक है, तथा दूसरी संख्या y है। ठीक है, हमने मान लिया कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। ठीक है, तो प्रश्न बोलता है, प्रश्न के अनुसार जब दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, ठीक है, पहली संख्या x माना है, दूसरी संख्या y माना है, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 14 प्राप्त होता है जोड़ने पर। ठीक है, या मैं पहले गुणा करने को बता दूं तो x गुणित y बोला है। जब दोनों का गुणा करेंगे, x गुणा y, दोनों का जब गुणा करेंगे तो बोला है कि 45 मिलेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, समीकरण 1 है। और बोला है तथा यदि दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे x प्लस y, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा 14 मिलेगा बोल रहा है अगला लाइन। तो ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये एक्स वाई गुणा वाला है, मतलब ये एक पद है। यदि आप बहुपद पढ़े हैं, यदि आप अध्याय 1 में अच्छे से पढ़े हैं, तो मैंने आपको बताया कि यदि दो पद रहेंगे तो उनके बीच में क्या रहेगा, उनके बीच में धन या ऋण का चिन्ह होता है। ठीक है, धन या ऋण का चिन्ह होता है तब वो अलग होते हैं। ठीक है, धन या ऋण रहेगा तब वो क्या है, अलग अलग पद है। और गुणा और भाग रहा तो क्या है, एक पद है। ठीक है, तो देखो उस समीकरण को जिसमें क्या है गुणा का चिन्ह, मतलब ये क्या आएगा, एक पद में आएगा। तो इसके लिए जो मैंने प्रश्न क्रमांक आपको 8 को हल करके दिखाया था, एक सूत्र पढ़ाया। ठीक है, जब हमने अभी तो हम 10 में पहुंचे हैं, इसके पहले 8 में आप जाके देखेंगे वीडियो को, तो एक मैंने आपको सूत्र पढ़ाया कि x माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, ये क्या है, एक सूत्र है। अभी सूत्र में हम क्या करेंगे, हमारे पास x प्लस वाई का वैल्यू है, देखो यहाँ पर x प्लस वाई, तो 14 को यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे एक्स वाई है ना, तो और यहाँ पे भी x गुणा y है, तो वहाँ पे क्या लिख देंगे 45। तो चलिए ऐसे हल करते हैं इसको। तो इसी सूत्र से अब आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक्स वाई का वर्ग बराबर एक्स धन वाई का मान है हमारे पास 14, और ये हो गया एक्स वाई का मान है हमारे पास 45। ठीक है, हम देखिए कि ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई का वर्ग, 14 का वर्ग हो जाएगा 196, 45 और 14 4 का गुणा होगा तो 45 चौक हो जाएगा हमारा 180। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, 180 में जब 196 में जब 180 घटाएंगे तो बन जाएगा 16। ठीक है, वर्ग को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, करणी हो जाएगा, रूट हो जाएगा। एक्स माइनस वाई बराबर अंडर रूट, 16 को कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणा 4, एक्स माइनस वाई। तो देखो कि ये 4 का वर्ग हो गया, तो अब करनी क्या हो गया, हट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 4। तो ये वाला हमारा जो समीकरण बना, ये हमारा बना समीकरण 3, जिसके बीच में धन या ऋण का चिन्ह प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और समीकरण 2 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि समीकरण 3 और 2 को जोड़ने पर
जब दोनों को जोड़ेंगे तो उसका लेफ्ट हैंड साइड x प्लस वाई है, ठीक है, और इसका लेफ्ट हैंड x माइनस वाई है। उसका राइट साइड में है 14 और इसके में है 4, ठीक है। अब कोष्टक खोलेंगे तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, फिर हो जाएगा ये 18, और यहाँ पे देखिए एक प्लस वाई एक माइनस वाई दोनों कट गए, ये हो जाएगा हमारे 2x, फिर यहाँ पे हो जाएगा 18, x बराबर 18/2 हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 2 एकम 2, 2 या 18, तो x का जो वैल्यू आया, जो मान है, वो हमें क्या प्राप्त हो गया, 9, ठीक है। अब इस x के मान को हम क्या करेंगे, इस x के मान को हम रख देंगे समीकरण 2 में, तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 है हमारा x प्लस वाई बराबर 14, इसमें हम x का मान रखेंगे, x का मान है 9, फिर हो जाएगा प्लस वाई बराबर 14, y बराबर हो जाएगा 14, 9 को इधर लाएंगे ऋण हो जाएगा, y बराबर क्या मिला, 14 में जब 9 घटे तो 6, ठीक है। तो दोस्तों हमें x का मान मिला 9 और y का मान मिला 6, नहीं 9 में जब 14 में 9 घटेगा तो हमारे पास बचेगा 5, हमें y का मान मिल गया 5, ठीक है। अब हम यहाँ पे उत्तर की जांच भी करके दिखा देते हैं, लेकिन इससे पहले लिख देते हैं कि अतः पहली संख्या 9 तथा दूसरी संख्या 5 है, ठीक है। अब उत्तर की आप जांच भी कर लें ताकि आपको किसी भी प्रकार का परेशानी न रहे कि आपका जो उत्तर है वो सही है या गलत है, ठीक है। उसके लिए 2 कंडीशन हमें दिए गए थे, दोनों कंडीशन से देखेंगे। एक बोला था कि दोनों संख्याओं का जो x प्लस वाई है वो क्या है, 14 है, और दोनों संख्याओं का गुणा क्या है, 45 है। तो यहाँ पे x का मान है 9, y का मान है 5, फिर है 14, तो 9 + 5 हो गया 14 बराबर 14, ठीक है। उत्तर सही है, समीकरण सेटिस्फाई, संतुष्ट हुआ। इसको देखो, 9 गुणा 5 बराबर क्या है, 45, 9 पंचे कितना होता है, 45, 45, ठीक है। तो हमारा उत्तर एकदम सही है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। वीडियो को रोक करके दोस्तों आप नोट कर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ मैंने आपको बताया, ठीक है। दो संख्या का योग 14 है, गुणनफल 45 है, तो माने 100 आए, दो संख्या है, फिर दोनों को समीकरण के रूप में दिखाएं। फिर ये वाला फार्मूला का उपयोग करना, इसको याद करना कि ये वाले पॉइंट में कभी भी जब ये 100 वाला टर्म मिलता है ना, तब इसका उपयोग होता है, ठीक है। ये 100 वाला पद, ठीक है, जब गुणा का चिन्ह हो तब इसका हम लोग उपयोग करते हैं। उसके बाद हमने उसे हल किया, फिर ये ऋण वाला पॉइंट निकाला, फिर ऋण वाला मिला, फिर हमने दोनों को जोड़ा, उससे हमें x का मान 9 मिला, उसे समीकरण 1 में रख के y का मान 5 मिला। उत्तर की जांच किए, दोनों तरीके से उत्तर सही है। तो बहुत बहुत दोस्तों आपका धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसे ज़रूरतमंद तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर जरूर दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, गणित, ठीक है, जो कि सीजी बोर्ड का है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 2, जिसका नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण, अंग्रेजी में बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसके अंतर्गत हम प्रश्नावली क्रमांक 2 पढ़ रहे हैं और प्रश्नावली क्रमांक 2 को हल करते हुए हम प्रश्न क्रमांक 11 में पहुंच गए हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हल करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11 बोलता है कि 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। कौन बोल रहा है, पिता बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जो वर्तमान आयु ज्ञात करने बोला है उसी को हम लोग पहले मान लेते हैं, ठीक है। कि माना, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे कि माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x, ठीक है। पिता की वर्तमान आयु हमने x मान ली और तथा पुत्र की वर्तमान आयु y मान लिया, ठीक है।
अब 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, ठीक है। अब 5 वर्ष पहले, जैसे मान लो मेरा उम्र 25 साल है, ठीक है, मैं हरीश हूँ, ठीक है, मेरा उम्र 25 साल है, ठीक है। अब यदि मेरे आप 10 साल पीछे जाएंगे, 10 साल पहले, ठीक है, तो 10 साल पहले मेरी उम्र क्या रही होगी, तो 15 साल। तो वो कैसे आएगा, तो जब 25 में हम 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 15, ठीक है। तो जितना साल पहले रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उम्र में माइनस करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार इन लोग का उम्र हो जाएगा। तो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पिता की उम्र क्या हो जाएगी, पिता की आयु, उसके उम्र में 5 वर्ष पीछे चले जाएंगे, ठीक है, उसका उम्र 5 वर्ष घट जाएगा, 5 वर्ष पहले बोल रहा है तो। और पुत्र की आयु, ये क्या हो जाएगा, y-5, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले इन दोनों की आयु इस प्रकार है। अब ये बोलता है कि 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, मतलब पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो पिता की आयु क्या है, 3 गुनी है। तो पिता की आयु जो है 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने हैं, ठीक है। अब ये हुआ बराबर। अब यहाँ पे मान रखते हैं, तो पिता की आयु है x-5, पुत्र की आयु है y-5, और फिर गुणा 3, इसको हल करते हैं तो आ जाएगा x-5 बराबर 3y-15, और y को इधर लाएंगे, 5 को उधर भेज देंगे तो x माइनस 15 को इधर ले आते हैं और y को उधर, तो 3y-x बराबर धन 15 इस प्रकार हो जाएगा। तो 3y-x बराबर क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 10, ठीक है। ये एक समीकरण बना, इसे आप मान लो कि क्या है, समीकरण 1 है, ठीक है। अब 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या हो जाएगी, इसको निकालते हैं। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगी, पिता की आयु ये हो जाएगी उसके उम्र से 10 साल आगे, और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु जो हमने y मानी उससे 10 साल आगे चली जाएगी, ठीक है। अब 10 साल बाद क्या बोल रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुनी हो जाएगी। तो पिता की आयु है x-10, पुत्र की आयु है y-10 गुणित 2, ठीक है। x-10 ये हो जाएगा 2y-20, और ये हो जाएगा फिर x-2y और 20-10, तो x-2y बराबर क्या आ गया, 10। ये भी हमारा क्या है, एक समीकरण बन गया। तो ये हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए, एक से इसमें माइनस है और इसमें क्या है, प्लस में है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x कट जाएगा, y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो एक क्या है, एक में 3y-x बराबर 10, तो 3y-x ये इधर लिखा जाएगा, 3y-x जोड़ रहे हैं तो धन का चिन्ह, फिर x-2y, और दोनों के में राइट साइड में 10-10 है, ठीक है। कोष्टक हटाएंगे, 3y-x धन x-2y बराबर 20। ये x कट गया, एक धन है एक ऋण है, और 3y में 2y घटा तो 1y आया, y बराबर कितना आ गया, 20, ठीक है। अब y के मान को कहाँ रख देते हैं, y के मान को रख देते हैं हम लोग समीकरण 2 में। तो लिखते हैं कि y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, आप 1 में रखो या 2 में रखो, आपका उत्तर वही आएगा। तो समीकरण 2 है x-2y बराबर 10, x-2y बराबर 10,
मान रखते हैं तो एक्स 2 गुणा वाई का मान है 20, ये हो गया 10, एक्स माइनस 40 बराबर 10, फिर हो जाएगा एक्स बराबर 40 धन 10, तो एक्स बराबर क्या आ गया 50। ठीक, तो एक्स का मान क्या आ गया, एक्स का मान आ गया, एक्स का मान आया है 50 और वाई का मान आया है 20। ठीक है, तो हमने एक्स को क्या माना है, एक्स को हमने माना है, एक्स को हमने माना है ये, एक्स को हमने माना है पिता की वर्तमान आयु और वाई को माना है पुत्र की वर्तमान आयु। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अतः पिता की वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु 25 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका कंप्लीट यहाँ तक का इसका उत्तर। ठीक है, तो आप इसे वीडियो को रोक कर नोट कर लेंगे। अब इसके बाद हम आपको कराते हैं उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच करने के लिए कोई ज़्यादा वो नहीं है, बस कथन को पढ़ो। देखो ये बोल रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, तो आप ये वाले समीकरण 1 में एक्स और वाई का मान रख दीजिए। ठीक है, नहीं यहाँ पर आप ये वाले समीकरण में जब मान को रखेंगे एक्स और वाई का, तो दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। ठीक है, तो एक्स माइनस 5 फिर वाई माइनस 5 गुणा 3। ठीक, तो एक्स माइनस 5 फिर है वाई माइनस 5 गुणा 3, एक्स का मान है 50 फिर माइनस 5, वाई का मान है 20 माइनस 5 गुणा 3, तो ये हो जाएगा आपका 45 और ये हो जाएगा 20 में 5 घटा तो 15 गुणा 3, तो ये हो गया 45 बराबर 45। ठीक है, दोनों पक्ष बराबर आ गए। ठीक है, उत्तर हमारा सही है। उत्तर की जांच किए हमने यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने उत्तर का जांच कर सकते हैं। ठीक है, और चाहे तो आप जो दूसरा समीकरण है ये वाला, इसमें भी आप एक्स और वाई का मान रख के देखिए, इसमें भी आपको दोनों पक्ष बराबर ही मिलेंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो आपको समझाने का प्रयास किया हूँ वो आपको समझ में आया है। एकदम स्टेप बाय स्टेप हल करके दिखाया हूँ। वीडियो को रोक करके आप नोट्स को बना लेंगे। ठीक है, ज़रूरतमंद तक दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वो भी शिक्षा को निःशुल्क रूप से पा सकें। और ठीक है दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसे ज़रूरतमंद तक, लाइक जरूर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को क्लास 10th का मैथ्स पढ़ाता हूँ, गणित सब्जेक्ट, जो कि सीजी बोर्ड का है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 2, जिसका नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण, अंग्रेजी में बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक, तो इसके हम प्रश्नावली क्रमांक 2 को हल कर रहे हैं, तो हम पहुंच चुके हैं प्रश्न क्रमांक 12 में। तो चलिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12 को हल करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 12 बोलता है कि दो स्थानों ए और बी की दूरी 70 किलोमीटर है। ठीक है, दो कारें ए व बी से चलना प्रारंभ करती हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तब 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती हैं, और यदि वे एक दूसरे के ओर चलती हैं तब 1 घंटे बाद मिलती हैं। कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न ऐसा है कि दो जगह है ए बी, ठीक, जिनके बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। उसके बाद दो कारें वो दोनों जगहों से चलना प्रारंभ करती है। दो कंडीशन है, एक बार एक ही दिशा में चलती है 7 घंटे बाद मिल जाती हैं, और एक बार एक दूसरे की ओर चलती हैं 1 घंटे बाद मिल जाती हैं। तो कारों की चाल याद करना है। तो चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा हल, यहाँ पर लिखते हैं हल। अब ये हमें बोला है कि कारों की चाल याद कीजिए। ठीक है, तो कार वाला प्रश्न था तो मैंने 2 कार ले लिए हैं इस प्रकार से चित्र। ठीक है, तो हम मानेंगे कि जैसे बोल रहा है कि 2 बिंदु है, तो ये वाला को ए बिंदु मान लेंगे, ये वाला को बी बिंदु मान लेंगे। ठीक है,
और बोला है कि कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना हरे कार की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये हमने मान लिया। और पीले कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, हमने ये चीज मान लिया, ठीक है। अब प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्न के अनुसार बोला था कि चाल ज्ञात कीजिए, तो हमने माना कि हरे कार की चाल x किलोमीटर है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और पीले कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब ये इस प्रकार से है, तो चित्र में समझिए, ये वाला यहाँ से यहाँ तक कितना है हमारा, 70 किलोमीटर है, ठीक है, बिंदु ए से बिंदु बी तक। अब बोलता है कि 7 घंटे बाद, ठीक है, जब दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, यहाँ पर यदि वे एक ही दिशा में चलें तब 7 घंटे बाद मिलते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि दोनों एक ही दिशा में चलें तब क्या होगा, इसका भी दिशा इधर जा रहा है और अभी ये कार भी इधर जा रहा है, तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक कहीं जाएगा और फिर आगे मिल जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ से ये नीला वाला भी, ये वाला कार यहाँ तक चलेगा, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट है, यहाँ पर मान लो सी है, जहाँ पर ये दोनों कार क्या हैं, मिल जा रहे हैं, ठीक, ये वाले पॉइंट पर। और दिशा जो है वो इस प्रकार है दोनों कार की, ठीक। तो देखो ये वाला कार को कितना लग रहा है, इसका यदि हम टाइम लिखेंगे, टाइम इसको लग रहा है 7 घंटा, ठीक है, और इसको भी यहाँ से यहाँ तक जाने में लग रहा है 7 घंटा, ठीक है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे एक सूत्र पढ़ते हैं जिसका नाम है कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। तो हम यहाँ पे दूरी को रखेंगे और समय को इधर पक्षांतर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय हो जाएगा, ठीक है, दूरी का सूत्र इस प्रकार से, ये आपका दूरी का सूत्र हो जाएगा। तो इसका हम लोग उपयोग करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि हरे कार द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, हरे कार द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय, ठीक है। और हरे कार का चाल हमने क्या माना है, x किलोमीटर प्रति घंटा, तो यह आ जाएगा x, और समय है 7 घंटे, तो कितना आ गया ये 7x, ठीक है। अब इसी प्रकार हम आगे निकालेंगे कि पीले कार द्वारा तय की गई दूरी, पीले कार द्वारा तय की गई दूरी, तो पीले कार द्वारा कितना दूरी तय किया गया, 4 गुना समय, चाल को हमने क्या माना है, पीला कार का वार, समय इसको कितना लगा है 7 घंटा, तो क्या हो जाएगा 7y, ठीक है। अब देखिए चित्र को देखिए आप, मतलब ये जो बोल रहा है, ये दूसरे कलर का उपयोग करते हैं, हरे रंग से लिखता हूँ, देखो। अब ये जो हरा कार जो तय किया है दूरी, जो हरा कार तय किया गया है, यहाँ से ऐसे चलना चालू किया, थे कितना किलोमीटर दिखा रहा है इसका दूरी, 7x। तो इसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, दूरी, ये कितना चला है 7x, इसमें लिख देते हैं कि इसका जो दूरी है वो कितना है, दूरी बराबर 7x, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 7x, और नीचे वाले का जो बी वाला कार चला यहाँ से यहाँ तक का, वो इसके लिए क्या है 7y, ठीक है। तो आप देखिए कि यदि मैं
यहाँ से ले करके मेरा यहाँ तक का जो दूरी है वो क्या है, 7x है, ठीक है। और यहाँ तक का मेरा B से लेकर C तक का दूरी क्या है, 7y है, ठीक है। तो आप देखिए कि जब मैं ये बड़ा वाला जो लाल रेखा है 7x, इसमें 7y को घटा दूंगा, मतलब इसको यहाँ से कट करके इतना को अलग कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ तक का दूरी, यहाँ तक का दूरी। तो कितना है ये, 70 किलोमीटर। तो एक समीकरण लिखाएगा कि 7x माइनस 7y बराबर क्या हो जाएगा, 70 किलोमीटर, ठीक है। तो इसी को मैं अब साफ सुथरा लिखूंगा दोस्तों। तो बैक कर देता हूं मैं। अब आपको पता चला कि 7x और 7y कैसे आने वाला है, ठीक है, 7y, ठीक। तो जब हम 7x जो दूरी है उसमें यदि 7y को घटाएंगे तो कितना किलोमीटर मिल जाएगा, 70 किलोमीटर, ठीक है। 7 कॉमन निकल रहा है, 7 को निकालते हैं तो ये हो जाएगा 7 उभयनिष्ठ, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 70/7। तो x माइनस वाई बराबर क्या मिल गया, 10, ठीक है। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा समीकरण 1, ये आप समझिए, ठीक है। अब दूसरा स्थिति है कि जो दोनों कार हैं, यहाँ से इसको कॉपी भी तो कर सकते हैं। इसका इस बार हम लोग दिशा चेंज कर देंगे ये वाले कार का। और ये इधर का इस बार हमारा नहीं दिखाएगा, नहीं है जरूरत तो। अब देखो इस बार अब ये कार का दिशा क्या हो गया, ये इधर से आएगा, ठीक। तो दो बिंदु है, ए यहाँ को मान लो, बी यहाँ को मान लो, और दोनों बीच का जो दूरी है ए से लेके बी, ठीक है। ये क्या है आपका, ये है आपका 70 किलोमीटर, ठीक है। इस बार ये कार इधर से चलेगा और ये कार इधर से चलेगा। एक समीकरण बना लिए, ठीक है। अब दोस्तों एक और बनाएंगे। तो एक समीकरण बन गया, बोलता है यदि एक दूसरे की ओर चलती हैं, एक दूसरे की ओर चलती हैं तब 1 घंटे बाद मिलती हैं। तो अब एक दूसरे की ओर चल रही हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हरा वाला यहाँ तक चला और पीला वाला यहाँ तक चला और यहाँ पर वो लोग मिल गए, ठीक। और इसकी क्या है, x है चाल, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल हमने मान रखी है y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब दोनों कितना चले टाइम, ये चला 1 घंटा और ये इधर से चला 1 घंटा, ठीक है। अब दोनों का हम लोग दूरी निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पर और लिख देंगे प्रश्नानुसार, ताकि आपका दूसरा लाइन जो बोला है वो कवर हो जाएगा, ठीक। ऐसे डायग्राम से आप बता सकते हैं। उसके बाद लिखते हैं कि हरे कार द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। तो दूरी का फिर है सूत्र हमारे पास, चाल गुणा समय, ठीक है। तो इसका चाल तो x माने हैं, समय लगा है 1 घंटा, तो ये आ गया x, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि लाल कार द्वारा, लाल नहीं पीले कार द्वारा तय की गई दूरी, ये क्या हो जाएगा, फिर से दूरी का फार्मूला है 4 गुणा समय, चाल है इसका पीला वाला का y, समय है 1 घंटा, तो ये क्या आ गया y, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए
कि ये हरा वाला यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, पीला वाला भी यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो ये x किलोमीटर चला है, ये y किलोमीटर चला है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, x और y जो दोनों कार चल रहे हैं एक जगह में आके मिलेंगे तो कितना दूरी हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो, दोनों कार के दूरियों को जोड़ेंगे तो 70 किलोमीटर। ठीक है, तो चलिए इसे समीकरण के रूप में लिखते हैं। अतः हरे रंग की कार द्वारा चली गई दूरी x और y की द्वारा चली गई दूरी y है, ठीक है। तो पीले की चली गई दूरी y और दोनों कितना किलोमीटर चले, 70। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में देखो, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई दोनों को जोड़ देते हैं, एक टर्म कट जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, तो इसमें है x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, फिर उसमें है 10 प्लस 70, ये हो गया x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 80, और यहाँ से एक y कट जाएगा, धन और ऋण है तो फिर हो जाएगा 2x बराबर 80, x का मान आ जाएगा 80/2, फिर ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौका 2 शून्य शून्य, तो x का मान मिलेगा हम लोग को 40। ठीक है दोस्तों, x का मान हमको 40 मिल गया। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है x धन y बराबर 70, धन y बराबर 70, फिर ये आपका हो जाएगा, x का मान रखेंगे 40, फिर y बराबर 70, y को इधर रखेंगे, 40 को इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा, y का मान आ गया 70 में 40 गया 30। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या माना था, हरे कार की चाल को हमने क्या माना है, x। देखिए उत्तर, ये हरे कार की चाल को हमने x माना है, तो x का मान आ गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और पीले कार का मान है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आप दोस्तों क्या करेंगे, इसे अच्छे से आप नोट कर लें, बढ़िया, ठीक, नोट्स बना लें ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। वीडियो को रोक करके, ये आपका उत्तर कंप्लीट हो चुका है। चाहे तो आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये 70 है तो x का मान है 40, y का मान है 30, तो 70 बराबर 70 आ ही रहा है हम लोग का, है ना। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न हल हुआ। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप अंतिम में कि अतः हरे कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा पीले कार की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका उत्तर यहाँ तक का पूरा कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, जो आपको समझाने का प्रयास किया वहाँ पे समझ में आया है, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद तक शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को क्लास 10th का मैथ्स पढ़ाता हूँ, गणित विषय, जो कि सीजी बोर्ड का है। तो दोस्तों चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 2, जिसका नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण। रैखिक का अर्थ समझिए कि जिसकी घात एक हो, ऐसे चर राशि, x की घात 1, y की घात 1, z की घात 1, और वेरिएबल्स का अर्थ है चर। तो हम लोग एक दो चर और जिनकी घात 1 हो, ठीक है, ऐसे चरों का इस अध्याय में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली क्रमांक 2 को दोस्तों हल कर रहे हैं। प्रश्नावली क्रमांक 2 को हल करते हुए हम लोग प्रश्न क्रमांक 13 में पहुंच चुके हैं। तो प्रश्न क्रमांक 13 कहता है कि एक विद्यालय के 2 कमरों ए और बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। जब ए से 10 विद्यार्थी बी में भेज दिए जाएँ तो दोनों कमरों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है, और जब 20 विद्यार्थी बी से ए में भेज दिए जाते हैं तब ए के विद्यार्थियों की संख्या बी से 2 गुनी हो जाती है। प्रत्येक कमरे में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं।
इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे हल। इस प्रकार से। अब इसका शुरुआत हम इस प्रकार से करेंगे, इसको जमाना बहुत ज़रूरी है। जैसे बोल रहा है कि एक विद्यालय के 2 कमरों ए और बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। अब कुछ तो हमें पता नहीं है, तो हम इसको मानेंगे कि ए में कितने विद्यार्थी हैं और बी में कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम मानते हैं कि माना कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या क्या मान लिया, x। ठीक है, और मान लेंगे कि कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या बराबर ये हो जाएगा y। तो दोनों मान लिए x और y। ठीक, इसे डायग्राम से हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हमने 2 कक्षा लिए। ठीक है, एक का नाम है a और एक का नाम है b। ठीक है, इसमें जो विद्यार्थियों की संख्या है वो है x और इसमें जो है विद्यार्थियों की संख्या है y। ठीक, अब बोलता है कि a से 10 विद्यार्थी b में भेज दिए जाते हैं। तो a वाले से जब 10 विद्यार्थी बी में भेजे जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 विद्यार्थी घटेगा और इसमें क्या होगा, 10 विद्यार्थी बढ़ेगा। ठीक है, भेज दिए 10 विद्यार्थी भेज दिए उसमें। जब भेजते हैं तो क्या होता है, दोनों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है, मतलब क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। ठीक है, तो ये वाला हमारा एक समीकरण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे अतः x माइनस 10, जब x में 10 की कमी होती है तो इधर आके क्या होता है, b में मतलब y में 10 का बढ़त हो जाता है, बढ़ जा रहा है विद्यार्थी इधर। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा हल कर लेते हैं। तो y को इधर ले आएंगे, y को इधर लाएंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा और ये वाले 10 को इधर भेजेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर x माइनस वाई बराबर हमारे पास 20 आ गया। ठीक है, ये हमारा एक समीकरण बन जाएगा। इसे आप नाम दे देंगे समीकरण 1। ठीक है दोस्तों, अब कंडीशन दूसरा है, तो एक और ले आते हैं हम डायग्राम, यहाँ पर रखते हैं इसको। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार एक समीकरण बना एक कथन से। अब दूसरा बोलता है कि जब 20 विद्यार्थी बी से ए में भेज दिए जाते हैं। अब क्या होगा, 20 विद्यार्थी इधर लाएंगे, 20 विद्यार्थी इधर आएगा। ठीक है, इसमें क्या रहता है, संख्या y और इसमें क्या रहता है x। ठीक है, तो जैसे 20 विद्यार्थी इधर आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, -20 का कमी हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, +20 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक, तब कंडीशन क्या होता है, 20 विद्यार्थी इसमें भेज दिए जाते हैं तब संख्या b से 2 गुनी हो जाती है। किसमें, a के विद्यार्थियों की संख्या b से 2 गुनी हो जाती है। तो a का जो विद्यार्थियों का संख्या है हमारा, वो ये वाले b से क्या रहेगा, इसके 2 गुना रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक और समीकरण बना, ये वाला। ठीक है, इसे लिखेंगे हम। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि अतः, और यहाँ पे एक और चीज़ लिखेंगे आप प्रश्नानुसार, ताकि आपका दूसरा वाला जो कथन है वो इसमें इंक्लूड हो जाए। अतः क्या हो रहा है यहाँ पे कि जब x + 20 और बराबर है 2 गुणा y - 20 के। ठीक है, इसको हल करते हैं, समीकरण बन गया x + 20 बराबर ये हो जाएगा 2y ऋण 40। ठीक है, y को इधर लाएंगे x - 2y और ये हो जाएगा ऋण 40 और ये हो जाएगा ऋण 20। तो x - 2y बराबर हमारा हो जाएगा 60। तो दोस्तों ये वाला जो हमारा बना, ये हमारा एक समीकरण बन गया, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को देख, तो दोस्तों ये हमारा रहेगा ऋण 60। ठीक है, क्योंकि ऋण और ऋण जुड़ गए, लेकिन चिन्ह किसका रहा, ऋण का रहा, ऋण 60। तो दोस्तों ये इस प्रकार से हमें क्या हुआ, समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो गए। अब दोनों समीकरण को हम देखते हैं कि हमें क्या करने का ज़रूरत है। देखो यहाँ पर हमारा x है, ठीक है, धन x है, और यहाँ भी क्या है, धन x है। अगर इस समीकरण को जोड़ेंगे
तो एक्स बढ़ जाएगा, ठीक है, और घटाएंगे तो क्या होगा, एक्स कट जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, 2 में 1 को घटा देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, ठीक है, घटाएंगे तो इसे इस प्रकार लिखता हूँ मैं, x ऋण 2y, ठीक है, और समीकरण 1 में है ऋण x ऋण y, फिर यह है ऋण 60 और समीकरण 1 के राइट साइड में है 20, तो घटा रहे हैं तो हो जाएगा ऋण 20, ठीक है। अब देखिए कोष्टक खोलिए, x ऋण 2y ऋण x, फिर ये हो जाएगा धन y, फिर ये हो जाएगा ऋण 80, ठीक है। अब x वाले टर्म कट गए, माइनस प्लस में थे, और ये हो जाएगा ऋण 2y में 1y घटेगा तो हो जाएगा ऋण y, और ये हो जाएगा ऋण 80। दोनों पक्षों में ऋण है, ऋण 1 का गुणा हो गया, कट गया दोनों पक्ष से। अब ये हो जाएगा y बराबर 80। तो दोस्तों y का मान हमें प्राप्त हो गया। इस y के मान को हम लोग क्या करते हैं, y के मान को हम लोग रख देते हैं समीकरण 1 में, ठीक है। तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कि y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 20, ठीक है, यह है समीकरण 1। y का मान क्या मिला है, 80, तो x ऋण 80 बराबर 20, x बराबर, तो ये हो जाएगा 20, 80 इधर आके हो जाएगा धन 80, ठीक है। तो x का मान क्या मिल गया दोस्तों, x का मान हमें मिल गया 100, ठीक है। तो x बराबर क्या मिला यहाँ पे, अतः x बराबर 100 और y बराबर है 80, ठीक। तो हम बता देंगे कि जो कक्षा ए है इसमें हम लोग विद्यार्थियों की संख्या x मानी है, ठीक है। विद्यार्थियों की संख्या कक्षा ए में, हमने कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या x मानी है, तो x का मान आ गया है 100, और y माना है कक्षा बी में, तो इसका मान आ गया है 80, ठीक है। तो इधर जो कक्षा में है इधर 100 है, इधर क्या है 80 है, ठीक। तो आप लोग लिख सकते हैं कि अतः कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या 100 तथा कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या 80 है, ठीक है, क्योंकि x बराबर 100 है, y बराबर 80। तो बहुत ही दोस्तों आसान है, एक बार आप इसे समझिए, आपको केवल जमाने आना चाहिए, ठीक। तो हमें बोला गया था, आप इसे नोट कर लेंगे वीडियो को रोक कर, क्या बोला गया था, 2 कक्षा है, 2 कक्षा लिए ए बी, फिर उसने 2 कंडीशन दिए कि एक बार 10 विद्यार्थी इधर जाएगा, ठीक है। तो हमें एक ये वाला समीकरण मिल गया, उसे हमने हल किया, हल करके एक समीकरण मिला, ये समीकरण मिला तो इसको समीकरण 1 दे दिया। फिर एक दूसरा कंडीशन दिया कि 20 विद्यार्थी इधर आएगा तो 2 गुना हो जाता है, तो उस हिसाब से हमने ये 2 गुना करके उसको एक्स वाई के मान को थ्रू ये निकाला, उस समीकरण को हल करके समीकरण 2। उसके बाद हमने देखा कि जब ये एक एक्स यहाँ पर है और एक एक्स यहाँ पर है, यदि समीकरण को घटाया जाए तो एक्स हट जाएगा, तो यहाँ से एक्स हटा और वाई का मान हमने निकाला, फिर वाई का मान को समीकरण 1 में रखकर हमने एक्स का मान निकाला, ठीक है। और जो हमने माने थे कि ए में एक्स है तो वहाँ पर आ गया हमारा उत्तर 100, और जहाँ पे हमने माना था कि बी में वाई है तो आ गया 80। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि जो आपको समझाने का प्रयास किया हूँ आपके समझ में आया है। शेयर करना ना भूलें ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को क्लास 10th का मैथ्स पढ़ाता हूँ, गणित सब्जेक्ट, जो कि सीजी बोर्ड का है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं, ये प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 2, दो चरों का रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसका हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2 प्रश्नावली क्रमांक 2 को हल करेंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 14 जो कि अंतिम प्रश्न है, यह कहता है कि जब किसी आयत की बात की गई है, आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी तथा चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाती है, तब उसका क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है।
जब उसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि और चौड़ाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, वैसी क्वेश्चन है कक्षा में जो अभी हम लोग बनाए थे वैसी। ठीक है, तो इसमें आयत की भुजाओं के ऊपर हुआ है, इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन की तरह है ये। तो इससे हम लिखेंगे सबसे पहले हल। हल के बाद हम एक आयत का चित्र बना लेते हैं। आयत आपने देखा ही होगा। आयत की एक विशेषता होती है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई हमेशा बराबर होती है। ठीक है, ये हमारा बन गया आयत। अब हम इसमें मानेंगे कि जब किसी आयत की लंबाई बोल रहा है, तो लंबाई तो हमें पता नहीं है, तो इसको पहले मानते हैं लंबाई। तो माना आयत की लंबाई x इकाई बोला है तो x इकाई है। ठीक है, ये हमने मान लिया। और एक चीज़ और बोला है चौड़ाई, तो यहीं पर हम मान लेते हैं कि आयत की चौड़ाई y इकाई है। ये हम दो चीज़ मान लिए। जो आयत है, आयत की लंबाई x इकाई है और चौड़ाई क्या है, y इकाई है। ठीक है, इतना हम मान लेंगे पहले तो। ठीक है, तो लंबाई क्या है हमारा, x इकाई है, यहाँ लिख देते हैं x इकाई या x और ये y। ठीक है, इधर का ये x, इधर का ये y, लंबाई चौड़ाई। अब यहाँ पर एक लाइन बोलता है कि लंबाई में 5 इकाई की कमी। ठीक है, तो लंबाई में जब हम 5 इकाई की कमी करेंगे, ये है इसमें 5 इकाई की कमी होगा। और बोलता है चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि, तो चौड़ाई में हम 2 इकाई की वृद्धि करेंगे, तब क्या होता है उसका क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल आपका कौन सा एरिया होगा, ये वाला एरिया आपका उसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, पहले कंडीशन में, कंडीशन नंबर ए, उसके क्षेत्रफल होता है एरिया। एरिया में क्या हो रहा है, 80 वर्ग इकाई का कमी हो रहा है। तो एरिया में 80 का कमी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं, एक क्षेत्रफल का फार्मूला लगाइए। क्षेत्रफल बराबर होता है, आप पूरा लिखिए, आयत का क्षेत्रफल, या यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई को यदि x माने हैं और चौड़ाई को y, तो क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा xy। ठीक है, तो अब इसमें जो लाइन है उसको हम लोग उतारेंगे कि जब एक समय 5 इकाई की कमी होती है और y में 2 इकाई की वृद्धि होती है, तब ये जो क्षेत्रफल है इसमें 80 वर्ग इकाई की कमी होती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये आपका समीकरण तैयार होगा, ऐसे जमाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब इसे हम थोड़ा हल करते हैं। तो एक्स वाई माइनस 80 इसका गुणा हो जाएगा, तो एक्स वाई ऋण 5y, फिर 2 का गुणा होगा तो हो जाएगा धन 2x, और ऋण 5 गुणा 2 तो हो जाएगा ऋण 10 एक्स वाई। इधर का एक्स वाई को भी इधर ले आओ, इधर है ऋण 80, यहाँ पे बचेगा ऋण 5y धन 2x ऋण 10। ठीक है, यहाँ एक्स वाई कट गया। अब क्या कीजिए, आप सबको इधर लाइए, तो ये हो जाएगा, ये 10 को हम लोग इधर ले आते हैं, तो ये धन 10 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा ऋण 80, फिर ये हो जाएगा ऋण 5y धन 2x। उसके बाद इसको इधर लिखेंगे ऋण 5y धन 2x, और फिर जब ऋण 80 और धन 10 रहेगा तो घटेगा, ये हो जाएगा ऋण 70। ठीक है, ये हमारा क्या बना, एक समीकरण 1 बन गया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम देखेंगे कि दूसरा लाइन क्या बोला है। तो दूसरा लाइन है कि जब उसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि और चौड़ाई में 5 इकाई की कमी। ठीक है, तो अब जो लंबाई है उसमें 10 इकाई की वृद्धि होगा, कंडीशन भी है, और चौड़ाई में 5 इकाई की कमी होगा। ठीक है, ये वाला दूसरा कंडीशन है। तो क्या क्या होता है, बोल रहा है उसका जो क्षेत्रफल है वो 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो इस बार क्या हो जाएगा, a + 50 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे, पहले लिख देते हैं कि प्रश्नानुसार। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, और यहाँ से लंबाई माने हैं x, चौड़ाई माने y, तो ये क्षेत्रफल होगा xy। अब बोल रहा है कि लंबाई में 10 इकाई का वृद्धि हुआ है
और चौड़ाई में 5 इकाई का कमी हुआ है, तो क्षेत्रफल क्या हुआ है, 50 इकाई बढ़ गया है। ठीक है, हल कीजिए समीकरण को। एक्स वाई प्लस 50y, फिर x का गुणा y से xy, फिर ऋण 5y, फिर धन 10y, ये ऋण 5x रहेगा, फिर 10 के बाद धन 10y, फिर ऋण 50। ठीक है, इधर एक दोनों एक्स वाई हैं, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दोनों पक्ष में है। तो फिर देखिए कि वो 50 को इधर ले आते हैं तो धन 50 हो जाएगा, इधर भी धन 50 हो जाएगा, इधर बचेगा ऋण 5x धन 10y, तो हो जाएगा 100 बराबर ऋण 5x धन 10y। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं इसको इस तरफ, ऋण 5x धन 10y बराबर 100। उभयनिष्ठ निकालेंगे तो यहाँ से निकलेगा हमारा 5, तो ऋण x धन 2y बराबर 100 और ऋण x धन 2y बराबर ये हो जाएगा आपका 100/5 मतलब 20। ठीक है, तो ये एक समीकरण बना कि ऋण x धन 2y बराबर 20। ठीक, समीकरण 2। अब आप क्या कीजिए, आप दोनों समीकरण को देखिए। ठीक है, इसमें क्या है, x ऋण में है और इसमें क्या है, x 2x है। ठीक है, और ऋण 5y है, तो 2x में 1x को जैसे घटाना है तो क्या करना पड़ेगा, घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये ऋण है और ये क्या है, धन है, तो जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण को हम 2 को जोड़ेंगे तो लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है, क्या यदि चिन्ह अलग है, एक धन है और एक ऋण है, तो क्या करें कि घट जाए, क्योंकि 2x में 1x से घटेगा तो 1 बच जाएगा। ठीक है, तो ये दिमाग लगा के हम लोग देखते हैं। और y वाला टर्म हट रहा है कि नहीं हट रहा है, y वाला टर्म ऋण 5y है, इधर क्या है, ऋण 2y है। एक काम करते हैं, इसमें तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2x है ना, तो 2x से 2x कट जाएगा, तो यहाँ पर समीकरण 2 में 2 का गुणा। ठीक है, गुणा करेंगे तो हो जाएगा ऋण 2x धन 4y बराबर 20। ठीक है, इसको मान लो आप समीकरण 3, और यहाँ पर फिर अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 का लेफ्ट साइड है हमारा ऋण 5y धन 2x, इधर लिखते हैं ऋण 5y धन 2x। ठीक है, जोड़ रहे हैं, धन का चिन्ह लगा देंगे, ऋण x धन 2, सॉरी ये हो जाएगा, नीचे वाला को लेंगे ऋण 2x धन 4y, और राइट साइड में है हमारा, इधर है ऋण 70 और यहाँ पे है 20। दोस्तों, जब समीकरण 2 में 2 का गुणा किया है तो ये 20 में भी तो 2 का हम ऐसे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 40। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए हम लिखेंगे, इसको आप देख लेंगे ध्यान से, तो ऊपर वाले में है हमारा ऋण 70 और फिर हमारा है 40, तो ऋण 70 समीकरण 1 और धन 40 समीकरण 3। ठीक है, अब इसे आप हल कीजिए तो ऋण 5y धन 2x, फिर धन और ऋण का गुणा ऋण, तो ऋण 2x फिर धन 4y, तो धन 4y ही रहेगा, ये दोनों में घट जाएंगे तो हो जाएगा ऋण 30। ठीक है, अब इसे हल करते हैं तो देखिए यहाँ पे धन 2x ऋण 2x कट गए आपस में, और ऋण 5y और धन 4y में क्या बचा, अब लिखो ऋण 5y धन 4y बराबर ऋण 30। ठीक है, घटेगा तो क्या बचेगा, ऋण y बराबर ऋण 30, दोनों पक्षों में ऋण है, ऋण 1 का गुणा हो गया, कट गया, तो y का मान मिल गया दोस्तों हमें 30। ठीक है, अब इस y के मान को हम कहाँ रख देते हैं, इस y के मान को हम लोग रख देते हैं समीकरण 1 में। ठीक है, या फिर समीकरण 3 में रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि y के मान को समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 3 हमारा क्या है उसे लिखते हैं, समीकरण 3 है ऋण 2x धन 4y बराबर 40। ठीक है, यहाँ पे हम रखेंगे तो y का मान हमें लिखना है, तो ऋण 2x धन 4, y का मान है 30 बराबर 40, यहाँ पे बता देंगे कि y का मान हमने
30 लिया, फिर ये हो जाएगा ऋण 2x, फिर हो जाएगा 120, फिर हो जाएगा 40, ऋण 2x, फिर हो जाएगा 40, 120 को इधर लाएंगे ऋण हो जाएगा, फिर हो जाएगा ऋण 2x, ये हो जाएगा 120 में, फिर ये हो जाएगा ऋण 80, x बराबर ये फिर हो जाएगा ऋण 80/2, मतलब 2 एकम 2, 2 चौकार 2 शून्य शून्य 40। तो दोस्तों ये ऋण x बराबर क्या आ गया, ऋण 40, दोनों पक्षों में ऋण है, दोनों कट जाएगा, तो x का जो मान है वो क्या आएगा, 40। ठीक, तो इस तरह हमें x और y के मान मिल गए। ठीक है, और x और y को हमने क्या माना है, तो x को माना है लंबाई, ये बोला है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आयत की लंबाई हमने x माना है, तो ये आया 40 इकाई, और y कितना है हमारा 30 इकाई। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो बहुत ही आसान है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जो आपको समझ में आया है। तो मेन आपको ना ये क्षेत्रफल वाला को ज़्यादा माइंड में रखना है, ये वाले फार्मूला का इसमें यूज होगा। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, जब लंबाई x मानोगे y मानोगे तो क्षेत्रफल क्या होगा, xy। फिर 2 समीकरण बनेंगे दोनों कंडीशन से, फिर उसको हम लोग क्या किए, देखें कि क्या है। तो बराबर एक ठो चर राशि बराबर करने के लिए 2 पे गुणा किए, तो समीकरण 3 और 1 में ये 2 2 कट गए आपस में। उसके बाद y का वैल्यू आया, y का वैल्यू को 3 में रखे समीकरण, तो x का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः आयत की लंबाई 40 इकाई तथा चौड़ाई 30 इकाई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपका हो गया कंप्लीट, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप ज़रूरतमंद स्टूडेंट तक शेयर कीजिए, और लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ये आपका प्रश्नावली जो है कंप्लीट हुआ। ठीक है दोस्तों।